अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। मैं हूं महक असलम। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, एक नया पैगाम और एक नया चांस भी मिलता है भाई कि एक नया दिन है ना। yes. एक नया चांस है तो आज कुछ आप बेहतर कर लें, कल वाली गलतियां जो हैं वो ना दोहराएं। और जब एक नया दिन होता है, एक नई उम्मीद होती है तो नई नई बातें भी शामिल होती है। सबसे पहले हम खबर आपको देंगे वफाकी दारुल हुकूमत से। टॉप स्टोरीज का जिक्र करते हैं। इस्लामाबाद की पनागाहों में रिहाइश पज़ीर मजदूरों को काम पर पहुंचाने और वापस लाने के लिए वज़ीर आज़म, मेरे कप्तान, मेरे हैंडसम से वज़ीर आज़म ने अब ये हुक्म सादिर किया है कि शटल सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। यानी आप पनागाह में अपना सर तो छुपा रहे हैं, आपको वहाँ पे खाना भी मिल रहा है, आपको वहाँ पे सर्दियों में गर्म लिहाफ भी मिल रहा है, हर तरह की सहूलत है। तो अब जब मज़दूर सर्दियों में जा रहे थे और आ रहे थे वापस, तो वज़ीर आज़म ने इस चीज़ का भी ख्याल किया और अब शटल सर्विस का आगाज़ किया गया। यानी आने जाने में भी कोई मसला नहीं। एग्जैक्टली जी। वो मजदूर जो दीगर शहरों से यहाँ पर रोजगार के हुसूल के लिए आते हैं, तो पहले उनके लिए बड़ा ऐसा इक़दाम ये किया गया कि वो अब यहाँ पर रह सकते हैं, यानी रात यहाँ पर गुजार सकते हैं, लेकिन उनका आना जाना उसमें दुश्वारी थी, उसमें भी सहूलत लाई गई और इस शटल सर्विस का आगाज़ किया गया। बहुत ज़बरदस्त ये काम है और ये बाकी शहरों में भी होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। इस्लामाबाद से एक और ख़बर है हमारे पास कि वहाँ पर गाड़ियों में हाई बीम लाइट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। हाई बीम लाइट्स के इस्तेमाल पर ही नहीं बल्कि ख़रीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। बिकॉज ये जो हाई बीम लाइट्स होती हैं दूसरे ड्राइवर्स को बहुत तंग करती हैं। जब भी रात के औकात में कोई ड्राइवर हाई बीम पर जा रहा हो तो जो सामने से आने वाली गाड़ी होती है उसका दिल तो वही करता है कि मैं जुत्ती ला लूँ। हाँ और हम देखा कि शॉर्ट सर्किट भी होता है, बहुत सारी मुश्किलात होती है। और अच्छी बात है कि अगर पाबंदी लगाई गई है, एटलीस्ट लोगों को इसके बगैर सफ़र करने की आदत हो। एक और नई चीज़ आई ये है जनाब, हम देखते थे कि बच्चों के इम्तिहानात होते थे और जनाब फिर मार्किंग होती थी, फिर पास किया जाता था, लेकिन अब असातिज़ा जो हैं वो ख़ुद जायज़ा लेंगे, इम्तिहान नहीं होगा। जिन बच्चों ने पूरा असातिज़ा के साथ अच्छा रवैया रखा है, अब जनाब उनकी बारी आ गई है नंबर लेने की और नंबर ना लेने की। बरतानवी हुकूमत ने ए लेवल, GCSE और एस के इम्तिहानात लेने के बजाय टीचर्स असेसमेंट कराने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी हुकूमत ये कह रही है कि वबा के फैलाव के पेश नज़र असातिज़ा के जायज़े पर एतमाद करना होगा। तो मुझे ये लगता है कि जिन बच्चों ने थोड़ी सी भी बदतमीज़ी है ना टीचर्स के साथ, वो फंसने वाले हैं। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ है जनाब, सऊदी अरब के शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी फैशन सिंबल बन गए हैं। उनके पहने हुए मास्क का ब्रांड मार्केट में ख़त्म हो गया है और गुज़श्ता रोज़ GCC के कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद बिन सलमान और उनका मास्क तवज्जो का मरकज़ भी बना रहा। और देखें ना, ऐसा ही होता है कि जब ऐसा कोई स्पेशल मास्क कोई इस्तेमाल करे और फैशन सिंबल बन जाए या उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाए, मार्केट से आउट हो जाता है। जैसे कि अगर हम इसकी पाकिस्तानी खबर देखें तो आपको याद है चंद महीने पहले जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो अजरक वाला मास्क पहना, उसके फ़ौरन बाद मार्केट में हमने देखा कि अजरक वाला मास्क इन हुआ, फिर मुल्तानी अजरक वाला मास्क भी आया। अच्छा, मैं आप एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर जाऊँ, पाकिस्तान में कॉपी भी आ जाती ये पाकिस्तानी, मुझ जैसे गरीब पाकिस्तानियों को बड़ा फायदा होता है, हम कॉपी खरीद लेते हैं। आप तो ओरिजिनल लेती हैं मिस महक, कैसे आगे बढ़ जाते हैं। अमेरिका से खबर है हमारे पास जहां अमेरिका की तारीख का बदतरीन वाक़या रिपोर्ट हुआ है। ट्रंप के जो हामी हैं उन्होंने कांग्रेस इमारत पर उस वक्त धावा बोला जिस वक्त इजलास जारी था। उन्होंने रुकावटें हटाई, कैपिटल हिल में दाखिल हुए, खिड़कियों के शीशे तोड़े, अरकान कांग्रेस के दफातर और इवन जो स्पीकर नैंसी पेलोसी उनकी कुर्सी पर कब्जा भी जमाया। पुलिस के साथ झड़पें हुई। ऐसे में एक खातून को गोली लगी, वो जख्मी हुई, लेकिन बाद में बताया गया कि वो दम तोड़ गई हैं। उनकी शनाख्त से मुतालिक कुछ भी जाहिर नहीं किया गया। कई घंटे बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हुए, वाशिंगटन में फौज तलब कर ली गई और एक दिन का कर्फ्यू लगा लिया गया। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि हालात अब अंडर कंट्रोल हैं, इजलास दोबारा से शुरू हो चुका है। और ये इजलास जब शुरू हुआ, यानी जो हालात काबू में आए, उसके लिए ट्रंप साहब को एक ट्वीट करनी पड़ी और कहा गया ट्रंप साहब को कि आप ट्वीट करें, कहा गया ट्रंप साहब को कि आप इनको बाहर निकालें, कहा गया ट्रंप साहब को कि जो आपके हामी हैं आपको इन्हें बाहर निकालना होगा क्योंकि आपने आइन की पासदारी करनी है। फिर ट्रंप साहब की ट्वीट के बाद हमने देखा कि हालात कुछ काबू में आए, लेकिन क्वेश्चन इज कि हालात इतने बेकाबू हुए क्यों। अमरीकी कांग्रेस पर ट्रंप के हामियों ने हमला किया तो सूरत हाल कशीदा हुई। ट्विटर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हालिया ट्वीट डिलीट करके उनका अकाउंट 12 घंटे के लिए बंद कर दिया। ट्रंप ने कहा था कि इंतखाबात में अवाम को दूर रखने से ऐसे वाक़यात होते हैं। अमरीकी अवाम आज के दिन को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में वोटर्स की हक तलफी का दावा भी किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह ज़रूर कहा था कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो बाहर निकलें। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से हमारे नुमाइंदे यासिर फिरोज। यासिर,
मुझे क्यों निकाला, इसका इतना गुस्सा ट्रंप साहब को कि उनके हामी घुस गए। इजलास जब हो रहा था तब तोड़फोड़ हुई, खिड़कियां तोड़ी, स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान हुए, पोडियम उठाकर ले गए। ऐसे हालात हमने अमेरिका में पहले कभी नहीं देखे। शायद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में बैठ के हम सवाल करें कि वहां पर हालात कैसे हैं। समझ लें कि मुझे क्यों निकाला का जोर इतना ज्यादा हुआ और उस पर शायद अमेरिकी सदर भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि उसका उनके मुजाहिरीन ने जो है वो इतना ज्यादा उस पर एक तरीके से हमला कर दिया कि अमेरिकी सदर के जो साथ के लोग हैं, पुराने सेनेटर्स हैं, वो भी आखिरी लम्हे में उनका साथ छोड़ गए और उनको बाकायदा तौर पर कहना पड़ा। तकरीबन उन्होंने हाथ ही जोड़ लिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अब जाना होगा और वो मान ले कि जो बाइडन ही है वही सदर है और इस बात को चाहे उनके साथ इलेक्शन में कुछ भी हुआ हो जो वो मानते हैं कि धांधली हुई है या वोट जाली पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाइडन जो है वो सदर मुंतखब हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल पैदा यहाँ से हुई कि जब से इलेक्शन के रिजल्ट है उसके बाद वक्तन फवक्तन अमरीकी सदर अपने हामियों को जो है वो भड़काते रहते थे कुछ ना कुछ ट्वीट्स के जरिए या बयानात के जरिए, जिसको आखिरी जो है वो जिसको कहते हैं कि जलती पर तेल का काम आज सुबह होने वाली रैली में किया, जिसमें अमरीकी सदर ने किया कि अब से कुछ देर बाद हम लोग जो है वो कैपिटल हिल की तरफ जाएंगे और वहाँ अपने हक में आने वाली आवाजों को सपोर्ट करेंगे, अपने सेनेटर्स को और कांग्रेसमैन को, और हमें जो है वो कैपिटल हिल की तरफ मार्च करना होगा। इसके बाद ये हुआ अमरीकी सदर के ऐलान के बाद कि उनके जो मुजाहिरीन हैं वो तो बड़ी तादाद में कैपिटल हिल गए और वहां उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी और हालात बहुत ज्यादा काबू से बाहर हो गए। सिर्फ वॉशिंगटन डीसी में ऐसा नहीं हुआ बल्कि अमेरिका की मुताबिक रियासतों में जो स्टेट बिल्डिंग, बिल्कुल यासिर, मैं यही चीज आपसे पूछना चाह रही थी कि कल जब रात गए हमने देखा कि पाकिस्तानी वक्त तो रात काफ़ी देर हो चुकी थी, वहाँ पर CNN पे ये रिपोर्ट हो रहा था कि जिन मुजाहिरीन को पकड़ा गया है वो ये कह रहे थे कि जो नेशनल सिक्योरिटी के लोग हैं वो हमारे साथ बहुत नाजेबा रवैया रख रहे हैं। एक इससे मुतालिक बताएगा, और दूसरी चीज़ ये कि जो वाशिंगटन से मुल्हिका जगह हैं वहाँ पर भी कर्फ्यू नाफिज किया गया, ये दुरुस्त है? जी हाँ, बिल्कुल। नेशनल सिक्योरिटी इदारों का रवैया अगर हम ये कहेंगे बहुत ज्यादा नरमी बढ़ती गई शुरू में तो ये भी गलत ना होगा, क्योंकि एक्शन लेने में बहुत ज्यादा देर की गई, क्योंकि बहुत ज्यादा मोहतात जब तक वो प्रॉपर कैपिटल बिल्डिंग के अंदर नहीं घुसाए जब तक पुलिस की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और उसके बाद एक गोली चली जिसमें खातून, जिसे कहा जा रहा है कि वो मुजाहिरीन में शामिल थी, वो जख्मी हुई और फिर वो जो है वो सारी सूरत हाल में मारी गई। और उसके बाद जब कर्फ्यू से 15 मिनट पहले रह गए थे ऐलान में, उस वक्त पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ टीयर गैस फायर किए गए कि अब बिलाखिर इन मुजाहिरीन को यहाँ से निकालना होगा। और जहां तक वाशिंगटन के अतराफ की बात है, जी हाँ, वाशिंगटन से मुल्हिका जो मैरीलैंड है और वर्जीनिया है, उन रियासतों में भी आसपास के इलाकों में कर्फ्यू नाफिज किया गया था और वहीं से फौज की इजाफी नफरी को भी तलब किया गया था। अब सूरत हाल ये है कि जितने भी अहदेदारान हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, जितने भी माहिरीन हैं, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है वही इस सारी सूरत हाल के पीछे थे, क्योंकि एक्शन उन्हीं की जानिब से लिया गया और सारे इंतजाम जो खराब हुए, सारा निजाम उसके कसूरवार वही है। तो अब 20 जनवरी तक भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदर रहने का इख्तियार नहीं है। और फौरी तौर पर उन्हें सदर के ओहदे से हटाया जाए, वाइस प्रेसिडेंट को सदर बनाया जाए और उनके खिलाफ जो है वो हर किस्म की जो भी कार्रवाई मुमकिन हो वो अमल में लाई जाए। अच्छा यासिर, एक और चीज़ वाज़ेह कीजिएगा, आप चूंकि वहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसा पहले कभी क्या देखा है इस तरह से कांग्रेस की बिल्डिंग पे हमला कर देना और इस तरह से लोगों का इतना मुश्किल हो जाना कि अंदर घुस जाना और जो रिट है उसको चैलेंज करना? अमेरिका जिसको हम कहते हैं कि जमहूरियत का दावेदार है, वहाँ पे जमहूरियत का शराजा आज बिखरा, तो इस तरह से पहले कभी माहौल बना है क्या? बिल्कुल, इससे इस दिन को ब्लैक डे भी करार दिया जा रहा है। और ऐसा जो माहिरीन और मुहक्किकीन है वो कहते हैं कि 18वीं सदी में जब उस दौरान जो है वो जंग हुई थी और कोई हमला हुआ था, उस दौरान ऐसे मनाज़िर देखने में आए थे। इससे पहले तो इन मुकामात को एक मुकद्दस हैसियत की निगाह से देखा जाता है। चाहे अमरीकी एक दूसरे से कहते हैं कि हमारे आपसी सियासी जितने भी इख्तिलाफ हो वो एक तरफ हो, लेकिन आज जो हुआ है उसकी मिसाल नहीं मिलती और ये आसानी से अमरीका की तारीख से जो आज बाब जो रकम हुआ है वो धोया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही, लोग भूल नहीं पाएंगे। अच्छा यासिर, जिस वक्त ये हालात ख़राब हुए, जिस वक्त हालात कशीदा हुए, जिस वक्त धावा बोला गया, रुकावटें अबूर की गई, लोग अंदर दाखिल हुए, उस वक्त जो अरकान अंदर मौजूद थे, जो दीगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद थे, उसके बाद उनको बाहर निकालने के लिए क्या इकदाम किए गए? जिस तरह कुछ हमने मनाज़िर भी देखें कि स्पेशल मास्क प्रोवाइड किए गए उनको, जिसको पहन के वो बाहर निकले, बिकॉज टीयर गैस के शेल भी फायर किए गए थे, तो इससे मुतालिक भी बताइएगा।
देखिए, हमने जितनी भी माजी में कुछ हॉलीवुड मूवीज देखी हैं, जैसे ओलंपस हैज फॉलन या व्हाइट हाउस डाउन, उसमें देखा होगा कि जब भी व्हाइट हाउस पे कुछ हमला उसमें तो दिखाया गया है कि कभी हमला होता है तो अमरीकी सदर को और अराकीन को जेर जमीन रास्तों से लेके जाया जाता है। तो आज हकीकी मानों में ऐसा ही हुआ। अच्छा। कैपिटल हिल बिल्डिंग के जो जेर जमीन रास्ते थे उनसे उनको बचा कर ले जाया गया। और अब सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर के आसपास के जितने भी अहदेदारान है, अभी कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो भी अपना इस्तीफा दे देंगे कि ऐसे हालात में वो काम नहीं कर सकते। इसके अलावा व्हाइट हाउस का दीगर अमला है जो कि अमरीकी सदर की अहलिया का फर्स्ट सेक्रेटरी और जितने भी उनका स्टाफ था वो पहले ही रिजाइन कर चुके हैं कि इस सूरत हाल में वो उनके साथ मजीद काम नहीं कर सकते। अच्छा यासिर, एक और चीज़ लास्ट में ये बता दें कि इलेक्टोरल वोटों की तस्दीक का ये अमल था, ये अमल मुतासर हुआ क्या? और जो ये तस्दीक का अमल है ये कहाँ तक पहुँचा? अगर तो मुतासर नहीं हुआ और उस तरीके से जारी है जिस तरीके से उनका सिस्टम है, तो बताएगा कि कहाँ कहाँ कुछ बढ़तरी या कहाँ कहाँ कौन कौन सेलेक्ट हुआ, या किसकी सिलेक्शन सामने आई? देखिए, ये अगर आज जो सूरत हाल है वो पेश नहीं आती तो ये टोटल अमल जो है वो 30 मिनट का अगर कहा जाए होता है तो ये गलत ना होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नर के खुतूत आते हैं उनको पढ़ के सर्टिफाई किया जाता है कि इस सियासत में जो है वो बाइडन या ट्रंप इसमें से इनको ज्यादा बढ़तरी हासिल है। तो कुल मिला के जो बाइडन है उन्हें 302 इलेक्टोरल वोट हासिल है और सदर ट्रंप को 232 वोट हासिल है। तो आज कहा गया था कांग्रेसमैन अराकीन की जानब से कि हालात जितने भी खराब हो, रात जितनी भी हो जाए, वो आज ये मरहला तय करके ही जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि हर रियासत को बारी बारी कॉल आउट किया जा रहा है कि किसके कितने वोट हैं, उस पर अराकीन वोट दे रहे हैं। तो अब से 1 से 2 घंटे बाद तक हम कहेंगे कि सूरत हाल वाज़ेह होगी। बिल्कुल सही। उसके बाद ये सर्टिफाई हो जाएगा। लेकिन अभी की तारीख में ये मान लिया जाए कि जो बाइडन अमरीकी सदर बन चुके हैं और वो 20 जनवरी को हलफ उठाने जा रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया यासिर, आपने अपडेट किया। इससे मुताल्लिक बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे सानह मच की। सानह मच 5 रोज़ गुजर गए लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के लिए। अब हम देख रहे हैं कि जो एहतजाज क्वेटा में हुआ था अब वो एहतजाज दीगर शहरों में पहुंच चुका है। कराची में गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि तकरीबन 18 मकामात पर धरने दिए गए, तो अब सुबह की अपडेट ये है कि अब 15 ऐसे मकामात हैं जहां पर धरना दिया जा रहा है। ना सिर्फ कराची बल्कि मुल्तान, लाहौर, पेशावर, यहाँ से भी खबरें हैं कि वहाँ पर भी एहतजाज जारी है। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अहमद, उनसे बात करते हैं। सलमान, कराची के 15 मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त धरना जारी है, अपडेट कीजिएगा इन मकामात से मुताल्लिक। और जिस तरह गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि शाम के वक्त ट्रैफिक जैम रही, शाम के औकात में लोग घरों में ताख़ीर से पहुँचे, क्या आज सुबह इस एहतजाज की वजह से, इन धरनों की वजह से ऑफिस में लोग लेट पहुँच रहे होंगे? ऐसा ही मामला है, सड़कों पर ऐसी ही सूरत हाल है? बिल्कुल शुएब, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी में जो मरकज़ी धरना है यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो है वो अहमद जिना रोड के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद हैं। इसके अलावा जहाँ तक आपने बात की कितने मकामात पर, तो गुज़िश्ता रोज़ 18 मकामात पर ये दायरा वसी कर दिया गया था जहाँ पर धरना दिया गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई और लोग जो है वो अपनी मंजिल पर, अपने दफातर पर, अपने घरों को नहीं जा सके थे। इसके अलावा आज सूरत हाल मज़ीद जो है वो सुबह से ही ख़राब नज़र आ रही है, क्योंकि लियारी एक्सप्रेस वे जहाँ पर मुतबादिल के तौर पर शहरी जो है वो सोच रहे हैं कि अपने दफातर जा सकेंगे, लेकिन लियारी एक्सप्रेस वे पर भी बदतरीन ट्रैफिक जाम है और लोग जो है वो काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं अपने दफातर पहुँचने में, अपनी मंजिल पर जाने पर। तो जब लियारी एक्सप्रेस वे जब ट्रैफिक के लिए जो वो इस कदर दबाव का शिकार हो और ट्रैफिक जाम हो, तो आप सोचें कि आज जो शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराएँ जो बंद हैं, मलिर 15 हो गया, इसके अलावा सफूरा, यूनिवर्सिटी रोड, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, पावर हाउस चौरंगी, इसके अलावा अब्बास टाउन, शाहरा फैसल जो कि अहम शहरा के कराची की जहाँ से लोग सफ़र करते हैं, वो जब ट्रैफिक के लिए बंद होगा तो यकीनन आज सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। जो रात गए भी हमने देखा कि धरने जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो जारी रहे। अब क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग जो है वो फजर की नमाज से पहले यहाँ पर ऐलान किया गया था अपने घरों को चले जाएँ, रेस्ट करें। अब हम देख रहे हैं कि दोबारा शुरा जो धरने के मकामात हैं वहाँ पर आना शुरू हो रहे हैं और दोबारा जो धरने का आगाज़ कर दिया जाएगा। और जो ट्रैक हैं जो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस की हर मुमकिन ये कोशिश है कि मुतबादिल रास्तों पर शहरियों को जाने का कहा जाए ताकि वो अपनी मंजिल की तरफ जा सकें। लेकिन हम यही देखते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि मोटरसाइकिल जो सवार हैं वो तो फुटपाथ से कोई अपनी मोटरसाइकिल, लेकिन जो गाड़ियों में सफ़र कर रहे थे उन्हें मुश्किलात का सामना था। ठीक, सलमान आप साथ रहेगा। कोयटा के मगरबी बाईपास पर भी जो धरना है वो आज 5वें रोज़ में दाखिल हो गया। शदीद सर्दी है,
लेकिन जो मुजाहिरीन है वो अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया वहाँ से मुजीबुल्लाह ने। मुजीब, बताएगा, आप तो धरने के मकाम पर मौजूद है, अभी यहाँ पे ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? जी ऐसा है कि सानिया मच को जो है वो आज 5 रोज़ गुजर गए और 5 रोज़ ही से जो लवारिकीन और वर्षा है उन्होंने मगरबी बाईपास कोयटा में धरना दे रखा है। शदीद सर्द मौसम के बावजूद भी, जैसे हम रिपोर्टिंग भी करते हैं कि शदीद सर्द मौसम है और जो सड़कों पर कड़ा पानी वो जमकर बर्फ़ में तब्दील हो रहा है, लेकिन जो मुजाहिरीन के हौसले हैं वो अब भी जो है ना वो उतने ही गर्म है जितने कि डे फर्स्ट से थे। मुजाहिरीन की जानिब से और धरने के शुरा की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है, बदस्तूर ये एक मुतालबा किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान के यहाँ पे आने के साथ ही जो है वो ये जो वो अपना धरना है वो ख़त्म करेंगे और मैयतों की तदफीन करेंगे। ताहम अब तक जितने भी मुज़ाकराती अमल गुजरे हैं इस धरने के शुरा से, 5 ऐसे मुज़ाकराती अमल थे जो जिसमें अली ज़ैदी भी शामिल थे, जिसमें शेख रशीद भी शामिल थे और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आए। कल सीएम बलूचिस्तान खुद आए, सूबाई वफाकी वज़रा के हमरा आए। इन्होंने एक ही नुक्ता रखा कि 1 पॉइंट एजेंडा है, जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं आते ना ही वो मैयतों की तदफीन करेंगे। क्या ऐसी यकीन दहानी कराई गई है मुजीब इन मुजाहिरीन को कि इमरान खान साहब आएंगे? क्या ऐसी कोई यकीन दहानी कराई गई? बिल्कुल बिल्कुल यकीन दहानी कराई है। कल अली ज़ैदी साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए और सीएम बलूचिस्तान भी आए। उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये पैगाम दिया है कि वो हर सूरत आएंगे। उनकी जो माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पर सड़कों पर सरापा एहतजाज शदीद सर्द मौसम में, तो इमरान खान ज़रूर आएंगे। ये यकीन दहानी कराई गई है, ताहम अब तक शेड्यूल वाज़े नहीं हो सका। मुझे एक बात और बता दें, आज मरियम नवाज भी यहाँ पर आएंगी क्योंकि सवाल उठाए जा रहे थे कि ऑपोजिशन रहनुमा कहाँ हैं, वो क्यों नहीं यहाँ पर पहुँच रहे। उन सियासतदानों को भी यहाँ पर पहुँचना चाहिए। मुझे एक बात और बताएं, गुज़श्ता रोज़ जब आपसे हमारी बात हुई उसके बाद लियाकत शहवानी साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान हुकूमत को इनका दुख, इनका दर्द महसूस है और वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या इनको सपोर्ट किया जा रहा है? क्या इनकी इस मुश्किल को समझा जा रहा है कि सख्त मौसम में बैठे हैं ये? जी फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए, जैसे कि हम डिफेंस से रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, ये जो यहाँ पर धरने के शुरा हैं ये अपनी मदद आपके तहत जितने भी मामला है वो संभाले हुए हैं। अगर तो यहाँ पर स्टेज की बात की जाए तो जनरेटर लगाए हुए जो कि इनका अपना है। इसके अलावा जो गर्म मलबूसात और इसके अलावा आग जलाने का जो सिस्टम है और दीगर जो तरीक़ेकार है वो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत लगाया। और इसके अलावा सभी का भी जो एहतमाम किया गया वो भी हज़ारा कम्युनिटी ही की जानिब से की जा रही है। और यहाँ पर खाने पीने का जो सामान है वो भी हज़ारा कम्युनिटी कर रही है। पानी का इंतजाम ये खुद कर रही है। इवन वॉशरूम की जो फैसिलिटी है जो ख़वातीन और बच्चों के लिए वो भी इन्होंने अपनी मदद आपके तहत। ठीक है, और एक बात और मुझे बता दीजिएगा, जिस तरह हम देख रहे हैं कि आज 5वां दिन है ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसके बाद हमने देखा कि दायरा कर वसी हो गया और मुल्क भर में दीगर शहरों में भी अब हम देख रहे हैं कि एहतजाज हो रहा है, धरना दिया गया है। तो क्या ऐसा कोई ऐलान किया गया है कि अगर इमरान खान साहब नहीं आते, कोई अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि इतने घंटे में नहीं अगर आते तो पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, हर शहर में एहतजाज होगा, हर शारा बंद होगी? क्या ऐसा कोई ऐलान किया गया है? जी धरने के शुरा की जानिब से अब तक कोई आइंदा का लाएमल तो वाजे नहीं किया गया। ताहम ये लोग बज़िद ये है कि जब तक इमरान खान साहब नहीं आते, ये जो मैयतें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, मेरे अकब में आप देख सकते हैं 10 मैयतें जो है वो गुज़श्ता 5 रोज से इस धरने के मकाम पर मौजूद है। तो ये कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान साहब नहीं आते ये तस्वीर नहीं करेंगे। अगर ये 20 दिन भी मजीद इनको बैठना पड़े तो ये बैठेंगे, लेकिन ये मैयतों की तदफीन नहीं करेंगे, ये इनका जिद है। और इसके अलावा उनका ये कहना है कि जब तक इमरान खान आएंगे वो अपने तमाम तरह एजेंडाज इमरान खान के सामने पेश करेंगे, वजीर आज़म के सामने पेश करेंगे। उसके बाद अगर वो तमाम तरह मुतालबा तस्लीम होते हैं तब जाकर ये अच्छा, अगर मुतालबा तस्लीम होते हैं तब जाके ये लोग हैं मैयतों की तदफीन करेंगे। मुजीबुल्लाह और सलमान हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सानिया मच की बात करें तो मैयतों के हमरा धरना देने का ये कोई पहला मौका नहीं है। हमने देखा कि बारहा ये जिक्र वहाँ की ख़वातीन कर चुके कि कोई ऐसी सर्दी, कोई ऐसा दिसंबर या जनवरी नहीं होता जब हमारे घरों से जनाजे ना उठे। इस तरह का जो इस तर्ज का जो एहतजाज है वो ये पहले भी कई बार कर चुके हैं। नूरुल आरिफीन ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं।
बलोचिस्तान में पहली बार मैयतों के हमरा धरना देने की रवायत जनवरी 2013 में कायम हुई, जब कोयटा अलमदार रोड पर वाक़े एक स्नोकर क्लब में यके बाद दीगरे बम धमाकों में 120 अफराद जाँ बहक और 200 के करीब जख्मी हुए। लवाहिकीन ने मैयतों के हमरा मुसलसल 4 रोज तक शदीद सर्दी में धरना दिया और नवाब असलम रिसानी की सूबाई हुकूमत की बरतरफी और गवर्नर राज के नफाज के बाद अपना एहतजाज खत्म किया। इस वाक़े के एक माह बाद ही फरवरी 2013 में हज़ारा टाउन में दूसरा खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद लुकमा अजल बने। हज़ारा बरादरी ने एक बार फिर मैयतों की तदफीन से इनकार करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया और 4 दिनों बाद 4 मतलूब दहशतगर्दों की एक ऑपरेशन में मारे जाने के बाद धरना ख़त्म किया। अप्रैल 2018 में एक ही माह में हज़ारा बरादरी के 5 अफराद के कत्ल के खिलाफ एक बार फिर धरना और तादम मर्ग भूख हड़ताल की गई। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और आर्मी चीफ की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म किया। अप्रैल 2019 में कोयटा के हज़ारगंजी में सब्जी मंडी में बम धमाके में हज़ारा बरादरी के 10 अफराद समेत 20 अफराद जाँ बहक हुए, तो एक बार फिर मगरबी बाईपास पर धरना दिया गया। 4 रोज तक जारी रहने वाला ये धरना वज़ीर मुमलिकत शेयार अफरीदी और वज़ीर आला जाम कमाल की यकीन दहानी पर ख़त्म किया गया। 3 जनवरी को मच में कोयला कानों में हज़ारा बरादरी के 10 कारकुनों के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरीन एक बार फिर धरने पर बैठ गए। कैमरा टीम के साथ नूर आरफी इंसामा, कोयटा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करेंगे लाहौर की। हम लाहौर की बात करते हैं तो आजकल एक ही चीज़ जहन में आ रही है कि जी बारिश हो रही है, वहाँ पे मौसम बड़ा सर्द हो गया, लेकिन अब एक और चीज़ है जिसने लाहौरियों को परेशान कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी की कीमतों में इजाफा जारी है। एक हफ्ते में फ़ी किलो कीमत 10 रुपये तक बढ़ गई है। और जनाब यकीनन जब कीमतें बढ़ती हैं तो हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा शोर नहीं मचता, लेकिन जब 1 रुपया कम होता है, कुछ पैसे कम होते हैं, तो फ़ौरन से जो है वो बड़ी बड़ी खबरें हम देखते हैं, बताई भी जाती हैं, सुनाई भी जाती हैं। मोहम्मद लुकमान ने इस अवामी मसले पर रिपोर्ट तैयार किया, आपको दिखाते हैं। मार्केट में दरामदी चीनी है मौजूद, मिलों में गन्ने की क्रशिंग भी है जारी, मगर चीनी की कीमतों में दोबारा इजाफा शुरू हो गया। एक हफ्ता कबल 80 रुपए किलो मिलने वाली चीनी अब दस्तयाब है 90 रुपए में। शहरी परेशान कि कब आएगा चीनी की कीमतों में इस्तेकाम। परसों लेके गए हैं तो 80 रुपए थी, आज फिर 90 रुपए है। तो इसी तरह बस मुबारकबादें देते रहते हैं, रेट वगैरह कोई भी मसनूई सारा कुछ हो रहा है। दूसरी जानब शुगर डीलर्स का कहना है कि चीनी की कीमतों में अदम इस्तेकाम के जिम्मेदार माफिया हैं, जो चीनी की कीमतों को जब चाहे बढ़ा देते हैं। मार्केट के लोगों को ये पहले इल्म होता है, ये क्या करना है, पीछे क्या हो रहा है। ये जो सट्टेबाज है ना, ये माफ नहीं करते। शुगर मिल मालकान के मुताबिक मिलों को गन्ना सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं, उनको कीमत ज्यादा अदा करना पड़ती है, जिसकी वजह से चीनी की लागत बढ़ जाती है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कोविड-19 की। और कोविड-19 से मुताल्लिक हम जब बात करते हैं, सेकंड वेव इस वक्त हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर स्टैट्स हम आपसे शेयर करते हैं। एक बड़ा मसला जो कोविड-19 के पेशेंट्स को होता है कि कहा जाता है कि आपने अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करना है, कि अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो तो फ़ौरन से पहले आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का बंदोबस्त करना होता है। लेकिन क्या ये बंदोबस्त करना इतना आसान होता है कि आजकल पूरे मुल्क में ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदना नामुमकिन सा दिखाई देता है। सांस की तकलीफ में मुब्तला जो मरीज हैं उनको परेशानी का सामना है। पहले आपको हम लेकर चलते हैं मुल्तान। आसिफ बलोच ने एक रिपोर्ट तैयार की है कि यहाँ पर कितना मसला बढ़ा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की पहले कीमत क्या थी, अब क्या है, और जो इसको इस्तेमाल करें वो क्या शिकवा करें। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस की लहर के बाद ऑक्सीजन गैस की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। 500 में मिलने वाला गैस का सिलेंडर अब 1000 रुपए तक जा पहुंचा है, जिससे शहरी कितने परेशान है, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। इसका रेट बढ़ गया है, हमारे डीलरों ने बढ़ा दिया है। हमारे घर में पेशेंट हैं तो डेली हमें सिलेंडर लगते हैं, 1-2 दिन यूज़ होते हैं। तो हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदा का खौफ करें, कम से कम ये गैस तो सस्ती करवा दें। हमें ये बार बार ज़रूरत होती है, हम परेशानी होती है। सिलेंडर जो है ना, गैस ऑक्सीजन इतनी महंगी हो गई है कि हम सिलेंडर भी नहीं भरवा सकते। अभी तक 30-40 हज़ार रुपये का कर्जा लेके वो भरवा चुके हैं, लेकिन अब हमारे में हिम्मत नहीं है, ताजी वाले मजदूर हैं।
पहले 500-600 रुपये में रीफिलिंग होती थी। जब से रेट बढ़े कोरोना की वजह से उसकी रीफिलिंग 1100-1200 के करीब हो गई है। कंपनी जो है वो हमें महंगे दामों दे रही है, जिसकी वजह से आगे पेशेंट को ऑक्सीजन की जो है ना फहामी में मुश्किलात पेश आ रही है। जो आदमी दिहाड़ी पर काम करता है 700-800 रुपये की, वो 300-400 रुपये गैस नहीं भरवा सकता। कोरोना वायरस के मरीजों के साथ साथ दीगर मरीज भी ऑक्सीजन की बढ़ती कीमतों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी कीमतों में कमी लाई जाए। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। तो जनाब, कोरोना ने ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग में इजाफा किया तो दुकानदारों ने तलब में इजाफा और रसद में कमी बताकर कीमतों में इजाफा कर दिया। ये हम हमेशा से पाकिस्तान में देखते हैं कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या तो वो नापैद हो जाती है, कुछ ऐसे मैजिक है, और या फिर ये होता है उसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर पहले 14,000 का मिलता था, अब इस वक्त उसकी कीमत 19,000 रुपये है। यानी अब सांस भी महंगी हो गई है। दुकानदारों को ख़रीदारों के क्या मसाइल हैं और इन दोनों के मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे, हमारे नुमाइंदे रेहान अहमद बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के कल्ब में वाक़ सर्जिकल मार्केट मरकज़ है तिब्बी आलात की खरीदो फरोख्त का। इस मार्केट में दूर दूर से लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक तिब्बी आलात की खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं। इसी मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त भी होती है, जो कोरोना वायरस का शिकार मरीजों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। हमने सोचा कि क्यों ना नाजरीन को मिलवाया जाए उन लोगों से जिनमें से कुछ फरोख्त करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कुछ हैं खरीदार इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के। आखिर वो क्या मसाइल हैं जो इन दोनों ही को दरपेश हैं। कोरोना के बाद देखा गया कि जैसे ही पाकिस्तान में फरवरी में लास्ट ईयर कोरोना आया तो गैस सिलेंडर्स जो हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं, उनके पैसे भी बढ़ गए। तो ज़रा थोड़ा सा बताइए कि कोरोना से पहले जो सिलेंडर के प्राइस थे वो क्या थे और कोरोना के बाद क्या हो गए? सर, कोरोना से पहले बड़े कम प्राइस थे। नॉर्मली सबसे बड़ा साइज़ जो है 14,000 रुपये का नॉर्मली मिल जाता था, लेकिन अब वो 19,000 रुपये तक का पहुँच चुका है। और इसी के सबसे छोटे साइज़ में अगर आप आ जाए तो नॉर्मली 2,400 रुपये का, या 4,500 5,000 रुपये का हमें आ रहा है। पीछे से ये होता है कि सिलेंडर शॉर्ट कर दिए गए। जब कोरोना आया तो उसके 2 महीने बाद अप्रैल के अंदर तकरीबन जो है आपका ये सिलेंडर शॉर्ट हो गए थे। उसके बाद से जो सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल हो गए थे। अभी फिर से जब से दूसरी वबा आई है तो उसके बाद से फिर सिलेंडर शॉर्ट कर दिए गए। पीछे ये बोले यार माल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। रेगुलर जो है 100 200 500 बढ़ लें। इसी तरीके से जिस पर किलोमीटर लगता है उसके ऊपर भी पैसे चार्ज हो चुके हैं काफ़ी। पहले वो 1,500 रुपये का आ रहा था, आज वो मार्केट में 2,000-2,200 रुपये का हम लोगों को आ रहा है। तो इसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। क्लाइंट समझता है हम महंगा कर रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पीछे से होता है अब जैसे गैस शॉर्ट कर दी गई है। ये हो रहा है सर्दी की ऐसे गैस शॉर्ट हो गई है, तो गैस पे जो नॉर्मली सिलेंडर 250-300 का भर दिया जाता था वो आज 400-500 रुपये भरा जा रहा है। उससे ये होता है क्लाइंट हमारे पास आगे शिकायत करते हैं। हम लोगों को ये बताते हैं 250 का भरिएगा, लेकिन क्लाइंट ये होता है यार आगे तो कोई 400 का भर रहा है, कोई 500 का भर रहा है। तो ये गैस भरने वाले भी थोड़े से परेशान कर रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, कोरोना के आने के बाद क्या चेंज आया है कारोबार के अंदर? सिलेंडर की कीमत तो बढ़ी है, लेकिन क्या उसके साथ साथ गैस जो आप डालते हैं इसमें उसकी भी कीमत बढ़ी है? गैस की भी कीमत बढ़ी है। गैस असल में लिक्विड जो है ना वो शॉर्ट हो गई, और अब सर्दियाँ आ गई हैं उसमें और शॉर्ट हो गई है। पिछले साल भी शॉर्ट थी। ये शॉर्ट होने का यही कि बस महंगी करने का होता है। अभी दोबारा इतनी महंगी हो गई है कि जो सिलेंडर 240 CFT का 1600-1700 में भरा जाता था आज 2,400 में हो गया वो। तो अगर इस चीज़ को काबू किया जाए, जो सिलेंडर महंगा बेच रहा है या जो कंपनियां रिफिलिंग में महंगा दे रही हैं, उन पे अगर कंट्रोल किया जाए तो इंशाल्लाह ताला हर किसी के पहुंच पे आ जाएगा सिलेंडर। अच्छा, जब पेशेंट बदहवास होके उसके अटेंडेंट भागते हैं कि यार कहाँ से करें, क्या करें, तो यहाँ पे एक पूरा माफिया बना हुआ है जिसमें कि वो रेंट आउट कर रहे होते हैं। हमें वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि 5,000 में इसकी जो है इसकी किट आएगी और फिर इसमें गैस इतने की भरी जाएगी। और फिर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी प्रेशर से गैस डाली है। जितनी प्रेशर कम होती है ना, उतना ही पेशेंट को फिर ऑक्सीजन ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो पैक है वो जल्दी से खाली हो जाता है सिलेंडर। सारी दुनिया की तरह इस वक्त पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को भी कोरोना की दूसरी लहर की तबाहकारियों का सामना है। इस सिलसिले में ख़ास तौर पे आम आदमी वो बहुत ज़्यादा परेशान है।
चाहे आप सिलेंडर खरीदने के लिए आए, चाहे आप सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए आए, दोनों सूरतों में कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन बहरहाल सूरत हाल जो भी हो, इसमें कोई रास्ता यकीनी तौर पर निकालना होगा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। यही सूरत हाल पूरे मुल्क की है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने ट्विन सिटीज़ में भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स दस्तियाब तो हैं, लेकिन अब उनकी कीमत में बहुत फ़र्क आ चुका है। उमर बिन आसिफ ने रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं। जान बचाने वाली ऑक्सीजन गैस और इसको रखने वाले सिलेंडर की कीमतों में कितना इजाफा हुआ और साल भर रावलपिंडी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्या सूरत हाल रही, आइए जानते हैं। ऑक्सीजन जो गैस है वो डबल रेट पे होगी और जो खाली सिलेंडर है वो 100 से 200 गुना बढ़ गई है कीमत उसकी। पिछले साल इस सिलेंडर की कीमत थी 9,000 रुपए, आज इस सिलेंडर की कीमत है 22,000 रुपए। जो हमारी खरीद है 4500 का सिलेंडर था वो 9,000 रुपए का हो गया। शहर भर के अस्पतालों की क्या सूरत हाल रही वो भी जान लीजिए। 30-40 लीटर ऑक्सीजन मरीजों को दी है। BBH पे ज्यादा लोड था, BBH ने हमने टैंक को बढ़ा दिया। होली फैमिली में वो ऑप्टिमम लोड रहा, हमने जो दूसरे मरीज थे वो दाखिल करने कम कर दिए, जिससे ऑक्सीजन की क्राइसिस ना हुई। जो RIU था यहाँ पे हमने वो पेशेंट दाखिल किए जिनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। क्राइसिस पैदा हुआ, वो भी 2-3 दिन के लिए हुआ, जबकि ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ कम हुई। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक्स्ट्रा सप्लाई मौजूद है कि कम से कम 1 हफ्ते का स्टॉक हॉस्पिटल में हर वक्त मौजूद होता है। साल भर के दौरान ऑक्सीजन और सिलेंडर की कीमतों को तो पर लग गए, लेकिन अलाइड हॉस्पिटल्स के सरबराह का कहना है हल्के फुल्के मसाइल तो आए लेकिन निजाम चलता रहा। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। तो जनाब आपने देखा कि किस तरह से तलब और रसद में जब इजाफा होता है तो फिर क्या होता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान दुनिया भर के उन ममालिक में शामिल है जहाँ साल नौ के मौके पर यानी 1 जनवरी को सबसे ज़्यादा बच्चों की पैदाइश हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे बराए अतफ़ाल यूनिसेफ के तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान में साल नौ के पहले दिन तकरीबन 14,000 से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश हुई है। तो पाकिस्तान की जो आबादी है श्रेप बढ़ने लगी है, क्या लगता है आपको? जाहिर है पाकिस्तान आई थिंक 5th नंबर पे जहां पर हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल है। और पाकिस्तानी भाई इस चीज़ पे बिल्कुल अमल नहीं करते कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं। जनाब जब हम बच्चों की बात करते हैं ज़रा लाहौरी बच्चों का जिक्र हो जाए जो क्या करें, गली मोहल्लों की जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहाँ से चॉकलेटें लेके, मतलब चॉकलेट्स लेके, बिल्कुल जी, गोलियां, कमजोरी का सबब ये टॉफियां और बबल्स और इस तरह के जो स्नैक्स जिन्हें कहा जाता है कि अनहेल्दी स्नैक्स होते हैं, वो उनका जब इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। आपने खाई है बचपन में ऐसी चीजें? वैसे मुझे लगता है कि मैंने नहीं खाए। हाँ, बड़े अंग्रेज बन रहे हैं, नहीं खाई। मुझे लगता है कि मैंने नहीं खाए, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी जिद की हो कि मुझे यही चीज़ खाने, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ज़्यादा। हाँ, इसलिए आप इतने स्मार्ट और हैंडसम माशाल्लाह से हैं। जनाब आखिर कौन लोग हैं जो ये खरीद रहे हैं? पेट की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? शाहीन शहजादी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। गली मोहल्लों की दुकानों पे पापड़, जूस, कैंडीज की भरमार। कौन है खरीदार? ये मासूम बच्चे जिन्हें खुद नहीं मालूम कि मीठी गोलियां कैसे कर रही हैं इनकी सेहत पे कड़ा वार। बेटा ये क्या खा रहे हो? पापड़। आपको पता है आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं कि नहीं? पता नहीं अच्छे हैं कि नहीं, मजेदार बहुत है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 1 साल के दौरान तकरीबन 1.5 करोड़ मालियत से जायद बच्चों की मुज़र सेहत अशिया को तल्फ किया, जिसमें 20,000 किलोग्राम के करीब बिस्किट, 10,000 किलोग्राम के करीब कैंडीज, चॉकलेट और 1,500 किलोग्राम के करीब बिस्किट और चिप्स शामिल थे। ये अशिया अब भी दुकानों पर सेल हो रही हैं। बच्चों में जो सबसे ज़्यादा इशू आता है वो जंक फूड के हवाले से आता है। उसमें जो लो क्वालिटी पापड़ और टॉफ़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल हैं बच्चों के लिए। तो उस पर फूड अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किया। पिछले 1 साल में तकरीबन हमने कोई 1 करोड़ और 13 लाख की जो गैर मेयारी चीज़ें थी वो उनको डिस्कार्ड किया। मुल्तान में पिछले 1 महीने में 3 जो फैक्ट्रीज़ हैं जो लो क्वालिटी पापड़ और ये जो बनाते थे उनको हमने सील किया, उनके खिलाफ एक्शन किया, FIRs काटी हैं। इसमें
ख़ास तौर पे पापड़ की जो इसकी प्रोडक्शन है उसमें ज़्यादातर रेंसिड ऑयल यूज़ करते हैं जो कि बहुत सेहत के लिए ख़तरनाक है। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल में आने वाले 60 से 70% बच्चे पेट की बीमारियों में मुब्तला हैं। चटपटे मसालेदार स्नैक्स मुस्तकबिल में इन बच्चों की सेहत में क्या तबाही लाएंगे, वालिदैन जरा ध्यान से सुन लें। पैकेट वाले चिप्स होते हैं, इसमें हमारा हाई कंटेंट ऑफ सोडियम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है। अगर बच्चे शुरू से इन पैकेट वाले चिप्स की आदत अपनाएंगे या डालेंगे तो फ्यूचर में उनको सबसे बड़ा, जब हम सोडियम की बात करते हैं ज़्यादा, तो उनको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। और फिर दूसरे, जब एक दफ़ा खुदा ना खासा उनको ब्लड प्रेशर का इशू हो जाए तो मल्टीपल डिजीज़, जिसमें आपकी हार्ट डिजीज़ आ जाती है, जिसमें आपकी डायबिटीज़ आ जाती है, वो होने का खदशा होता है। मुज़र सेहत अशिया के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के बावजूद बच्चों की सेहत से खिलवाड़ इंतजामिया के साथ वालिदैन की जिम्मेदारी पे भी सवालिया निशान है। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है वालिदैन पर या उस शख्स पर जो बच्चों को लेकर जाता है उस शॉप पर जहाँ से उसने दिलाना है उसको वो पापड़ या टॉफ़ी या चॉकलेट। क्या वालिदैन इन बातों का ख्याल रखते हैं कि जिस दुकान पर वो जा रहे हैं और बच्चा जो चीज़ उठा रहा है खाने के लिए, क्या वो चीज़ उसकी सेहत को ख़राब तो नहीं करेगी और क्या वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, ज़ायदुल मियाद तो नहीं है? इस सवाल का शहरियों ने क्या जवाब दिया, ज़रा सुनिए। करता हूँ और हर दफ़ा करता हूँ, कोई स्टोर से परचेजिंग करनी हो, किसी भी शॉप से परचेजिंग करनी हो तो एक्सपायरी तो लाजमी है ना यार। मेडिसिन सपोज लेता हूँ मैं तो चेक करता हूँ एक्सपायरी, लेकिन ये कि एक्सपायरी बिल्कुल आपको देखनी चाहिए। तो यहाँ हर चीज़ जितनी एक्सपायरी डेट वाली दुनिया भर में सेलों में बिक्री होती है, यहाँ पे वो चीज़ें फुल प्राइस में हम लोग खरीद रहे होते हैं क्योंकि हम लोग एक्सपायरी चेक नहीं करते। आमतौर पे देख लेता हूँ लेकिन कभी कभी जब जल्दी में होता तब नहीं देखता। नहीं, हम एक्सपायरी नहीं देखते क्योंकि चॉकलेट और जूस तो ऐसी चीज़ें जो हम हर वक्त ही लेते रहते हैं, इसमें एक्सपायरी डेट हर वक्त तो नहीं आप देखते, तो इसलिए ये चॉकलेट जूस वगैरह ये तो रनिंग में है, बल्कि नॉर्मल रूटीन में चलती रहती है, इसकी हम एक्सपायरी नहीं देखते। हाँ जी, मैं तो देखती हूँ, बच्चों के लिए, बच्चों के सेहत के लिए ज़रूरी होती है। नहीं, हम जब चॉकलेट और जूस लेते हैं तो पैसे दे देते हैं और लेके पी लेते हैं और खा लेते हैं। जी अक्सर ऐसा ही होता है कि हम लोग मार्केट से जो भी चीज़ लेते हैं खाने पीने की तो एक्सपायरी डेट कम ही चेक की जाती है, कभी कभार चेक कर लेते हैं। जब भी मैं कोई चीज़ लेता हूँ ना, इस तरह की जूस हो गया, फ्रेश जो कोई भी जूस होता है या चॉकलेट वगैरह, उसकी एक्सपायरी डेट देख के फिर ही लेता हूँ, ऐसे नहीं लेता। नहीं, एक आध दफ़ा देखी होगी लेकिन मैक्सिमम जो रूटीन की एवरेज है वो तो हम चीज़ की प्राइस देखते हैं और परचेज कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी हमने को 5, 10 या 20 रुपए की कभी किसी चीज़ के ऊपर एक्सपायरी देखी हो, लेकिन हाँ हमें ज़रूर देखनी चाहिए इसकी एक्सपायरी। इसके बारे में मालूमात ही नहीं है, हम लोग तो लेके खा लेते हैं या बच्चों को खिला देते हैं। एक्सपायरी डेट देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे बच्चों को जो हम चॉकलेट खिलाते हैं या जूस पिलाते हैं उससे कई किस्म की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। नहीं, हम पढ़ते नहीं हैं, बच्चों के साथ भी जब भी जाते हैं पर नहीं देखते नहीं हम। जी नहीं, लाजमी नहीं है, अक्सर नहीं पढ़ते हैं, हम बस वैसे ही ले आते हैं इसलिए कि बेकरी अच्छी होती है इस वजह से। हमने कभी इस चीज़ को गौर नहीं किया क्योंकि जल्दी में होते हैं, हर वक्त लेने जाते हैं, अक्सर चीज़ें वैसे ही लेके वापस आ जाते हैं, ना देखते हैं ऐसी चीज़ें। वक्त इतना शार्ट है, देखने की फुर्सत नहीं मिलती। भाईजान एक्सपायरी मुझे पता नहीं एक्सपायरी क्या होती है, मुझे चीज़ लेनी है दुकानों से और क्या लेती है और बंद करते हैं। तो चॉकलेट वगैरह लेनी होती है, मिल्क वगैरह का हम एक्सपायरी चेक नहीं करते। तो जनाब, ये मज़े मज़े की मीठी गोलियां आपकी सेहत पर कितने कड़वे असरात छोड़ती हैं इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके जिस्म पर क्या असरात होते हैं, क्या बच्चों में बीमारियां होती हैं, क्या बच्चों की जो सलाहियतें हैं, उनकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। वक्ती तौर पे तो हमें शायद वालिदैन को ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन आगे चल के कैसा होता है, ये बहुत सारे सवाल हैं जो मुझ समेत बहुत सारे वालिदैन के जहनों में आ रहे होंगे। इसी पर बात करने के लिए माहिर ग़ज़ाइयत सहर जावेद चावला ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सहर, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मैं ठीक ठाक, आई होप आप लोग भी खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सहर, जो बच्चे ख़राब चॉकलेट्स या टॉफ़ियाँ खाते हैं गली मोहल्लों की छोटी छोटी दुकानों से लेके, उनकी सेहत पर कितने असरात मुरतब होते हैं? चले हम ये सोच लें कि वक्ती तौर पे तो वो किसी बीमारी का शिकार नहीं होते, लेकिन आगे जाके क्या वो किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, उनकी बॉडी में कोई चेंजिंग्स आ जाती हैं, और जो असरात होते हैं क्या वो देर पर रहते हैं?
जी, मैं इस चीज़ की बहुत स्टॉन्च और बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रीचर हूँ। मैं इस चीज़ की बहुत तबलीग करती हूँ वैसे ही कि रिफाइंड शुगर जो है वो जहर के मुतरादिफ है। शुगर इंडस्ट्री, सॉरी टू से बट आई से दिस ऑन एयर, इट इज़ अ माफिया इंडस्ट्री। सो दे विल डू एनीथिंग टू मेक देयर प्रोडक्ट्स डिलीशियस। वो कुछ भी करेंगे, वो अपने प्रोडक्ट्स को डिलीशियस करेंगे, वो उसमें कुछ भी ऐड करेंगे, चाहे वो आपकी सेहत के लिए कितना ही बुरा क्यों ना हो। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल स्टार्ट से तो बुरा ही है। एंड शुगर, सिंस आई एम अ डॉक्टर टू, ये हमें फार्माकोलॉजी मेडिसिन में पढ़ाया जाता है, इट इज़ मोर एडिक्टिव देन कोकेन। शुगर कोकेन से ज्यादा एडिक्शन रखती है, इसलिए इसको छोड़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज का जो सेशन है वो एक्सपायरी डेट पर फोकस करता है, तो मैं बता दूं आपको कि डिफरेंट खानों की एक्सपायरी डेट्स जो है उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो डिफरेंट होती है। अगर हम चॉकलेट के बारे में बात करें तो चॉकलेट में भी आपके पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आपके पास डार्क चॉकलेट होती है जिसका कोको कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, वो एक्सपायरी के बाद भी कंपैरेटिवली बेटर रहती है। एक आपके पास रिफाइंड शुगर और मिल्क वाली चॉकलेट होती है जिसकी एक्सपायरी जो है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होती है। आपने कैसे डिसाइड करना है कि जो चॉकलेट की खास करके एक्सपायरी है अब उसके बाद वो सेफ रही है या नहीं? दो चीज़ों से, एक फैक्टर हो गया उसकी सेफ्टी और एक फैक्टर हो गया उसका फ्लेवर। कोई भी नहीं चाहता कि वो कार्डबोर्ड जैसे टेस्ट वाली जो चॉकलेट है वो उसको कंज्यूम करे। अगर आपके पास इफ़ यू आर श्योर कि आपने चॉकलेट 2 महीने 3 महीने 4 महीने ये जहां जहां पड़ी रही है, अव्वल तो सुपरमार्केट से एक्सपायरी डेट लेकर आए, एक्सपायरी डेट गुजर गई है तो लेने का जवाज ही पैदा नहीं होता। अगर वो बहुत डिफरेंट टेम्परेचर्स में रही है, यानी कभी फ्रिज में पड़ी थी, कभी अलमारी में पड़ी थी, कभी डार्क रूम में पड़ी थी, कभी बाहर पड़ी थी, तो उसको बिल्कुल भी ना खाएं। क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होता है बैक्टीरिया की, जर्म्स की ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है उतनी ही ज्यादा हो जाती है। इफ यू आर 100% श्योर कि इन 3-4 महीनों में इस चॉकलेट का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है तो उसको एक्सपायरी डेट के बाद भी 1 साल के अंदर अंदर तक कंज्यूम किया जा सकता है। अगर आपके पास चॉकलेट आपको पता है कि वो एकदम मेल्ट कर गई थी, ठीक है, और उसके बाद कूल कर गई है, उसको आपने नहीं खाना है। उसके रीजन है कि उसमें कंडेंसेशन हो जाती है, जो बैक्टीरिया उनमें अपनी कॉलोनी बनाने की और बढ़ने की और बीमारियां करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ईजी हो जाती है। मिल्क चॉकलेट जो है वो बहुत जल्दी एक्सपायर होती है। उसकी वजह यह है कि दूध में आपके पास दूध फैट से बना है। फैट्स में एबिलिटी होती है रैंसिड होने की, फैट्स में एबिलिटी होती है खराब होने की जब वो हवा और मॉइस्चर से एक्सपोज होते हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, बस एक चीज जरा मुझे बताएं कि माएँ अक्सर ये करती हैं कि फ्रीजर से चॉकलेट निकाली, वो मेल्ट हुई, बच्चों को खिलाई और उसके थोड़ी देर बाद फ्रीजर में वापस रख दी, वो चाहे एक्सपायर है या नहीं एक्सपायर, ये भी खतरनाक है? बिल्कुल भी नहीं, बिग नो, बिल्कुल भी नहीं। उसमें बैक्टीरियल कॉलोनी जो है वो बन चुकी है, कंडेंसेशन हो चुकी है, वो आपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी है। और क्योंकि बच्चों को जो चॉकलेट दी जाती है, बच्चों को डार्क चॉकलेट का तो टेस्ट होता नहीं है, बच्चों को मिल्क चॉकलेट दी जाती है, उसमें रेंसिडिटी भी हो गई होती है, वो खराब हो गई होती है, बल्कि इनको अपनी पेस्ट्री टॉपिंग्स के लिए भी यूज ना करें। अगर वो अभी खोली ही नहीं है, अभी वो अब रैपर में है, बिल्कुल बंद है, मेल्ट हुई, दोबारा से जम गई और फिर खाई, तब भी मसला है, तब भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है? एब्सोल्युटली, तब भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है। एक बार वो टेम्परेचर चेंज को एक्सपोज हो गई है तो आपने नहीं देनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं पापड़ पे, क्योंकि हमने इस पर रिपोर्ट भी चलाई है। जो बच्चे पापड़ खा रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है कि उनकी सेहत पर क्या नुकसान होगा। तो थोड़ा सा आप मुझे बता दें कि बिकॉज अब शुगर पे तो हमने बात की, अब जरा बात सॉल्ट पर कर लेते हैं। सॉल्ट का क्या इम्पैक्ट होता है और ये पापड़ कितना खतरनाक है? अच्छा जी, सॉल्ट होता है, उसमें एबिलिटी होती है बॉडी में पानी रोकने की। जब आपकी बॉडी में सॉल्ट कंटेंट और सॉल्ट को एक्सक्रीट करना होता है किडनी ने, जब आपकी बॉडी में सॉल्ट जरूरत से ज्यादा होता है, एक तो वो वाटर रिटेंशन जरूरत से ज्यादा करता है और बोझ बन जाता है किडनी पे और किडनी के बाद दिल पे। ऑफ कोर्स बचपन में, जवानी में इन चीजों का पता नहीं लगता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रॉनिकली जब ये हैबिट्स ज्यादा होती हैं तो फिर किडनी के अमराज भी होते हैं, फिर दिल के अमराज भी होते हैं। फिर ये जो पापड़ और जितने भी फ्राइड फूड आइटम्स हैं, ये जब तेल में फ्राई होते हैं तो उसमें एक चीज बन जाती है जिसको कहते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस फैट को हजम करने के एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं होते और इन ट्रांस फैट्स में एबिलिटी होती है आर्टरीज को क्लॉग करने की, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सोजिश वाली बीमारियां करने की और बेतहाशा अदर डिजीजेस करने की। अगर एक्सपायरी डेट की बात की जाए तो हैरानकुन तौर पर लोग ये सुन के हैरान होंगे, जो आपके पास सीरियल्स होते हैं, चिप्स होते हैं और पापड़ होते हैं, वो अपनी एक्सपायरी डेट के 1 साल बाद तक यूज किए जा सकते हैं एज फार एज सेफ्टी हैजर्ड इज कंसर्न्ड। लेकिन ये अदरवाइज हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, मैं इनका यूज एडवोकेट नहीं करती। अच्छा सहर, एक और
और चीज़, ये जो गली मोहल्लों की दुकानों पे पापड़ मिलते हैं, ये मसालेदार चिप्स मिलते हैं, इनका जो टेस्ट है वो हमारी ज़ुबानों को इतना लग जाता है कि हम ये जानते हैं कि मुज़र सेहत है, लेकिन फिर भी ख़रीदने पे मजबूर है। जैसे अभी एक बच्चा ने कहा कि मुझे नहीं पता ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं, लेकिन इसका जायका मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या कोई एक मुनफरिद चीज़ है जो कि इन पापड़ों में या इन स्नैक्स में डाली जाती है? जैसे अमूमन कहा जाता है कि टाटरी इस्तेमाल की जाती है कि वो आपकी ज़ुबान पर इतना ज़बरदस्त उसका टेस्ट लग जाता है कि आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं। MSG का आपके पास फ्लेवर लोग यूजुअली समझते हैं कि आपके पास सिर्फ चाइनीज में MSG होता है, लेकिन चाइनीज जो है वो आपके पास तकरीबन हर फास्ट फूड आइटम में डाला जाता है और वो आपके पास बहुत एडिक्टिव होता है। तो ये फ्लेवर जो है खुद को एडिक्ट कर देते हैं और मोर ओवर इसमें प्रिजर्वेटिव्स, ये जो आम गलियों मोहल्लों में जो दुकानें हैं या फिर इवन के जो सुपरमार्केट्स में भी हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव्स और फूड कलर्स इतने ज्यादा होते हैं कि ये वैसे ही कैंसरस और डिजीज कॉजिंग केमिकल्स है और इनका यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें चॉकलेट हों, टॉफ़ियाँ हों, पापड़ हों और उनका इस्तेमाल आगे चलकर तो मसाइल को जन्म देगा, लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि बच्चे जब भी ऐसे स्नैक्स खाते हैं फ़ौरन से पेट में दर्द भी होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि अगेन काफ़ी सारे फूड आइटम्स उसकी एक्सपायरी डेट भी गलत मेंशन होती है, वो क्रॉस कर चुके होते हैं। और ये जितने भी फूड आइटम्स होते हैं ना, आपके पास सैल्मोनेला, लिस्टेरिया, ई कोलाई, स्टेफ, इन इन्फेक्शंस के साथ, इन बैक्टीरियाज के साथ एसोसिएटेड होते हैं और इनका पहला काम होता है कि जाके इन्होंने आंतों में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, आपके GI ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करनी होती है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली उन्होंने एक्सपायर्ड खाया, उसकी निशानियां नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये सब चीजें होती हैं और इससे आपकी इम्यूनिटी भी बहुत नीचे जाती है इन चीजों की जब आप एक्सपायरी। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ये वाले हमने खुसूसी तौर पर सेगमेंट किया था ताकि वो जान सकें कि उनके बच्चों की सेहत के लिए क्या नुकसानदेह। सहर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी, आपने इसको एक्सप्लेन किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ और मौजूद बाकी हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको बताएं कि जब हम बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो होता ये है कि कई सारे पेपर्स होते हैं जिन पर हमने सिग्नेचर करने होते हैं। उसके कुछ दिन के बाद ATM कार्ड आपको मिलता है और फिर बैंक के कॉल सेंटर पर आप राबता करते हैं और अपनी तफसीलात बताकर इस कार्ड को एक्टिव करवा लेते हैं। खैर, ये उन लोगों के लिए बड़ा आसान सा मरहला है जो ये तमाम चीज़ें बड़ी आसानी कर सकते हैं, यानी जा सकते हैं, अपनी डिटेल बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि नामुमकिन है तो गलत नहीं। बिल्कुल उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि हम बात करें उन लोगों की जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। ऐसे अफराद का ATM कार्ड एक्टिव नहीं हो पाता। लाहौर के 25 साल मोहसिन और 34 बरस के इरफान मेराज को भी इन्हीं मुश्किलात का सामना है। लाहौर से आयशा आता ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें इनकी आवाज़ बनना है, गुफ्तगू करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इनका ये मसला हल हो। कार्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता और बैंक अकाउंट नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से समाज से महरूम अफराद को बहुत सारे मसाइल का सामना है। पाकिस्तान के हजारों अफराद जिनके हाथ और उंगलियां बोलती हैं, लेकिन हुक्मरानों और मुल्क का बैंकारी निजाम इनकी बात समझने से कासिर है। लाहौर के 25 साला मोहसिन और 34 साला इरफान मेराज को बैंक अकाउंट खुलवाने में कई मसाइल का सामना करना पड़ा। वेरिफिकेशन जो है वो उसमें इन्होंने अपनी वालदा का नाम बताना होता है या अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी होती है, तो ये डेफ बच्चे वो चीज़ वेरीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्हें ATM कार्ड नहीं प्रोवाइड किया जाता। अगर कोई खुशकिस्मत अकाउंट खुलवाने में कामयाब हो भी जाए तो ATM कार्ड जैसे जदीद सहूलत तक इनकी रसाई नामुमकिन है। मोहसिन अगर बोलकर माँ का नाम नहीं बता सकता तो क्या ये इसका जुर्म है? ये काफ़ी बार बैंक में गए, इनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। बैंक जो है वो इनको अकाउंट भी नहीं बना के दे रहे थे, बहुत मुश्किल से इनका अकाउंट बना। उसके बाद ATM के लिए तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इरफान के बोलने को अगर बैंक समझने से कासिर है तो क्या इसका ATM कभी भी नहीं बनेगा? मोहसिन, इरफान और इन जैसे हजारों अफराद ATM कार्ड्स के मुंतज़िर हैं। इसका हल ढूंढना मरकजी बैंक और हुक्मरानों का काम है।
कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम बच्चे अपने हकूक ना मिलने पर शिकवा कुना, जबकि हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाते नजर आते हैं। कैमरामैन जवाद याया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। समाज से महरूम अफराद के लिए बैंक अकाउंट खुलवाना किसी इम्तिहान से कम नहीं, और अगर अकाउंट खुल भी जाए तो ATM कार्ड नहीं बन पाता। आज हमारे साथ मौजूद है फ़रा असलम साहिबा, साइन लैंग्वेज जो हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम जानते हैं कि अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो एक शख्स किस तरह से इन मुश्किलात से निकल पाता है, और अगर वो शख्स उसके साथ कोई मौजूद नहीं है या वो अपना मसला नहीं बता सकता किसी को, तो क्या वो अपने ATM कार्ड से महरूम रह जाएगा या फिर वो ये सहूलत हासिल नहीं कर पाएगा? क्योंकि ज़ाहिर है जब तक इंटरप्रेटर साथ ना हो तो इनके लिए बात करना मुश्किल हो जाता है। फ़रा, बिकॉज यू आर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन लाहौर में भी आप इंटरप्रेटर रह चुकी हैं। आपके साथ इरफान मिराज भी मौजूद हैं। फ़रा, मुझे प्लीज़ बताइएगा, ये तो बहुत बड़ा मसला है, कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई से महरूम अफराद फिर तो ATM यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर बैंक अकाउंट मैनेज कैसे करते हैं? इनके लिए तो मुश्किल हो गई। बहुत शुक्रिया जी, आपने इस बहुत ही एक अहम मसला था जिसको आपने यहाँ पर उठाया है और मुझे यहाँ पर बुलाया है इस सिलसिले में। ये एक मसला जो है ये ना सिर्फ हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए, ये सब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ ये मसला है कि सबसे पहले तो उनके डिसेबिलिटीज़ कार्ड नहीं बनते, उसके बाद उनका CNIC नहीं बनता, और अगर CNIC होगा तो अकाउंट बनेगा, और अगर अकाउंट बनाने के लिए किसी भी हियरिंग इम्पेयर्ड, फिजिकल इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड को किसी बैंक में जाना पड़ेगा, तो एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि आप वहाँ पर रैम भी नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कह तो दिया है कि हाँ स्पेशल पर्सन्स को हम फेवर देंगे, हम उनके लिए अकाउंट्स क्रिएट करवाएंगे, लेकिन वहाँ पे जब एक्सेसिबल ही नहीं होगा बैंक तो वहाँ कैसे जाएंगे? वहाँ फ्रेंडली इन्वायरमेंट ही नहीं है। वहाँ पर अगर आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो वो पहले ही कह देते हैं कि नहीं जी आप डिसेबल हैं, चले जी आपको कार्ड नहीं मिलेगा, आपको अकाउंट नहीं आपका ओपन हो सकता, आपका थंब इम्प्रेशन नहीं लग सकता। आपका देखिए अगर किसी के 2 बाजू नहीं है तो वो कैसे थंब इम्प्रेशन लगाएगा अपना, या अगर किसी को देख नहीं सकता तो वो किस तरह से? आप उसको एक्सेसिबल बनाएं, आप उसको फ्रेंडली बनाएं ताकि एटलीस्ट वो अपना अकाउंट बना सकें। अब अगर साइन लैंग्वेज के साथ डेफ लोग वहाँ जाते हैं तो वो उनकी बात को नहीं समझ पाते, तो वो उन्हें पहले ही मना कर देते हैं कि आप अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते हैं। अच्छा फ़रा, जस्ट टू अंडरस्टैंड मोर, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी रही हैं, तो जो क्रिकेटर्स थे वहाँ पर क्या उन्हें भी इसी तरह के मसलों का सामना करना पड़ा? उनका भी ATM कार्ड नहीं बना, वो भी अपना बैंक अकाउंट इस तरीके से मैनेज नहीं कर पाए? देखिए जी, ये मसला ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या डेफ क्रिकेटर्स के साथ है। देखिए कोई अप्रोच लगा लेता है या कोई किसी सेकंड वे से जाकर अपना अकाउंट खोल लेता है तो वो एक अलग बात है। कुछ लोगों के अकाउंट खुले भी हुए हैं, अच्छा। लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो अकाउंट नहीं खुलवा पाते। ये दूसरा तरीका क्या है? ये कैसे मुमकिन हो जाता है? यानी अप्रोच करना किसी को, कोई सिफारिश लगाना, तब खुल जाता है, तब ATM बन जाता है, या वाकई कोई ऐसा मामला है? जैसे हम सुन रहे थे कि अगर ATM कार्ड पे जो नंबर लिखा होता है वो एक नंबर पर भेजते हैं तो 15 मिनट्स के लिए आपको कोड मिलता है एंड देन यू कैन एक्टिवेट दैट कार्ड। तो क्या ऐसा मामला है कि किसी ना किसी तरीके से वो ATM कार्ड एक्टिव हो जाए, या कि नहीं तरीका कोई नहीं है, कोई अप्रोच कर ले, किसी का कोई जान पहचान वाला बंदा बैंक में तो हो पाएगा? जी बिल्कुल, इसकी एक छोटी सी एक इशू ये है कि कुछ बैंक हैं जो इसमें थोड़ा बहुत फेवर दे देते हैं। बैंक का नाम तो मैं मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन इसमें कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंट भी खोल के दिए हैं और ATM कार्ड भी बना के दिए हैं, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन का आसान तरीका निकाला है। उन्होंने फ़ोन पे वेरिफिकेशन नहीं ली, उन्होंने ATM कार्ड पे ही ATM मशीन पे ही वेरिफिकेशन ली है। तो लेकिन सबसे अहम मसला है कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। अब अगर फिजिकल इम्पेयरमेंट के साथ कोई चला जाता है, किसी के 2 बाजू नहीं है, किसी की 2 टांगे नहीं है, वहाँ पर रैम नहीं बनी हुई, वो कैसे वहाँ जाएंगे? कोई विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ है, वो देखते ही उन्हें कह देते हैं जी आपका कार्ड चोरी हो सकता है या आपका अकाउंट जो है वो हैक हो सकता है, तो हम आपको अकाउंट नहीं ओपन करके दे सकते। तो ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए आप उसको एक्सेसिबल बनाएं, आप ग्लोबली जो सिस्टम है उसको अप्लाई करें। यहाँ पर आप ये देखें कि उन लोगों को कैसे, हम उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम उन लोगों को कैसे। फरक, कैन यू कोट एन एग्जांपल? क्योंकि आपने ग्लोबल नीड्स जिस तरह एड्रेस होते हैं उसकी बात की है, किसी मुल्क की अगर आप एग्जांपल दे सकेंगे वहां पर अगर कोई पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी है तो उसको बैंक्स किस तरह फैसिलिटेट करते हैं? क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं?
देखिए जी, ये तो बिल्कुल आसान सा तरीका है कि अगर आप ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल ठीक है, उनकी नीड्स क्या है। देखिए अगर आप हियरिंग इम्पेयर्ड या डेफ बच्चे अगर बैंक अकाउंट के लिए जाते हैं, तो आप उनको साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की सहूलत दें या उनके लिए कोई फॉर्म ऐसा डेवलप करें कि वो उसको आसानी से फिल कर सकें। सेकेंडली, अगर विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ कोई जाता है तो आप उनकी फेस रिकग्नाइजेशन कर लें। थर्डली, अगर कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट के साथ जा रहा है तो आप उसको एटलीस्ट रैम की सहूलत तो दें। आप ATM कार्ड की मशीन के तक जाने के लिए रैम नहीं है, वो कैसे जाए वहाँ पे, कैसे एक्सेस करें उसको। और सबसे अहम बात कि आपका बैंक के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको आप फ्रेंडली बनाएं। आपके जो वहाँ पे लोग बैठे हैं उन लोगों को ये पता होना चाहिए, उनके पास ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ कैसे सलूक करना है। अच्छा फरा, आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा किया जाए, लेकिन क्या इस किया जाए को अमली तौर पे लाया जा रहा है? कोई रूल्स ऐसे बन रहे हैं किसी भी फॉरम पर? आप लोगों ने ये मामला उठाया है कि आया हमारे पास ये तजावीज़ है, इस पर अमल किया जाए और इस पर अमल करके आप बहुत सारे लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, ऐसा कुछ मामला है? जी देखिए, हम हर फोरम पे किसी भी जगह पर कोई मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो हम ये चीज़ें अब जाहिर है कि इसको हम आवाज़ बुलंद करते हैं। इसके ऊपर हम लोग ये इस मसले को उठाते हैं। ये सिर्फ एक मसला नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ बहुत सारे मसाइल हैं। उनके लाइसेंस का मसला है, उनकी जॉब्स का मसला है, 3% कोटे के ऊपर मुकम्मल तौर पर काम ही नहीं हो रहा, उन गवर्नमेंट स्कूल्स या उन प्राइवेट सेक्टर्स का मसला है। देखिए, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट को उनके दूध, उनके पेट्रोल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और उनके यूनिफॉर्म के पैसे देती हैं। आप वो पैसे उनको ना दें, उनके पेरेंट्स को दें। वो 3 लोगों के पास से होते हुए या 4 लोगों के पास से होते वो पैसे जब उन तक पहुंचते ही नहीं है, जब बच्चा स्कूल पहुंच ही नहीं पाता, तो ऐसे बजट्स का आपने क्या करना है? ठीक है फरहत, लास्ट में क्योंकि इरफान साथ मौजूद हैं, अगर आप इरफान से ये पूछ सकें कि इरफान कुछ कहना चाहता है अपने इस मसले को लेकर। वैसे तो हमने रिपोर्ट में दिखाया, बट स्टिल इफ ही वांट्स टू ऐड समथिंग। जी, ये बता रहे हैं कि डेफ लोग, हेयरिंग इम्पेयर्ड और फिजिकल इम्पेयर्ड को ATM कार्ड और बैंक की सहूलत तो लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे जैसे माशरे का हिस्सा हैं। बहुत परेशान हैं, अकाउंट नहीं है, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, रैम्प्स नहीं हैं। अगर वो देख नहीं सकते, चलें एक मुश्किल तो उनके साथ है ही, लेकिन आगे मज़ीद मुश्किलात तो उनके लिए माशरे में ना इकट्ठी की जाएँ। गवर्नमेंट को चाहिए स्पेशली इनको सपोर्ट करें, इनके लिए स्पेशल जो भी वो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी इस माशरे में जिंदा रहने का पूरा राइट रखते हैं। yes. ये रिक्वेस्ट है स्पेशली गवर्नमेंट के साथ कि स्पेशल नीड्स के जो पर्सन्स हैं उनको एक स्पेशल फैसिलिटेशन दी जाए। उनके लिए ग्लोबली जो सिस्टम है उसको अप्लाई करके उसके मुताबिक उनके लिए कुछ बिल्कुल सही है, उनके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ। इंशाल्लाह ऐसा होगा। आप इनकी आवाज़ बनी, हम इनकी आवाज़ बने। डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं और हम सबको इनको वाकई स्पेशल समझना भी है, स्पेशल ट्रीटमेंट देनी भी है। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको, उस रिक्वायरमेंट को समझते हुए इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आप साथ मदद, और इरफान आपका भी शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे एक और टॉपिक की तरफ, प्लम्बिंग पाइप। ये सुनते ही जहन में ख्याल आता है प्लम्बर का, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं 2 भाई जिन्होंने प्लम्बिंग पाइप से ऐसे कमाल शाकार बनाए कि जिसको हर कोई खूब जो है वो पसंद कर रहा है, तारीफ कर रहा है उनकी। ये इन पाइप से लैंप्स बनाते हैं, डायनासोर्स भी बनाते हैं, रोबोट्स भी बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। दोनों भाई मुस्तफ़ा एंड मूसा हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मूसा और मुस्तफ़ा से बात करने से पहले, क्योंकि हम इस वक्त आपको ये कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, लग ये रहा है कि जैसे हम किसी लेबॉर्ट्री में चले गए हैं और इन बच्चों ने ऐसे ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं कि देख के मजा आ गया। अच्छा, वैसे 3 भाई हैं जो काम करते हैं, बिकॉज हमारे पास अभी कुछ देर में 2 भाई होंगे तो इसलिए मैं हम उनसे बात करेंगे, बट असल में 3 भाई मिलकर बड़ा ज़बरदस्त शाकार बना रहे हैं। और देखिए, इन्हें देख के ये जो हम बात करते हैं ना पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, तो ये एक वाज़े और जीती जागती मिसाल है। तीनों भाई, और इतनी छोटी सी उम्र में जब आप ये सोचें कि अच्छा आपने क्रिकेटर बनना है, डॉक्टर बनना है या किसी और शोबे को ज्वाइन करना है, तो इन्होंने क्रिएटिविटी की। और इन्होंने, ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि बहुत सारे सितारों के साथ भी ये छोटे नन्हे मुन्ने सितारे मौजूद है। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुस्तफ़ा भी और मूसा भी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों
ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुस्तफ़ा, मुझे आप बताइएगा, ये सिखाया किसने आपको? ये आइडिया कैसे आया? यूट्यूब से आया, किसी ने सिखाया, फिर आपने बनाया? तो स्टोरी शेयर करें। मैंने यूट्यूब से देखा था, लेकिन कोई आइडियाज मैंने सोचा भी था। अच्छा, पहले आपने देखा, फिर आपने सोचा कि अच्छा मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, बल्कि इससे बेहतर कर सकता हूँ। अच्छा मुझे बताएं, ये बेसिकली है क्या, होता क्या है? ये लैंप्स होते हैं जो आम प्लम्बिंग पाइप से होते हैं ना, वो उससे बने होते हैं। ओके, तो मुस्तफ़ा, ये आप लोगों ने काम बांटे में, क्या पाइप को तुमने काटना है, इसमें वायर्स तुमने घुसानी है, बल्ब तुमने लगाना है, ये काम बांटे में आप लोगों ने? मैं यूजली जो ज़्यादा मुश्किल काम होते हैं ना वो कर लेता हूँ मैं। ओके। और जो आसान काम होते हैं वो छोटे कर लेते हैं। मूसा क्या करता है? शरारतें। मैं वायरिंग करता हूँ। ओके, मूसा, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 12। माशाल्लाह, you're 12 years old और आप तो ज़बरदस्त काम करें जी। आपने तो बड़ा अच्छा सीख लिया है कि इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ कैसे काम करना है। तो तीसरा भाई क्या करता है? वो लैंप्स, वो आइडिया सोचता है, तो ही लाइक्स डायनासोर्स, तो वो डायनासोर्स बनाता है। Is he younger? Yes, he's younger. Okay, and how old is he? He's 11. Oh, माशाल्लाह। मुस्तफ़ा, आपकी फैमिली इस बारे में क्या राय रखती है? आपके फादर, आपकी मदर, वो क्या कहते हैं? आपको ठीक है करो, या वो कहते हैं कि नहीं नहीं ज़रा कम टाइम दो इस काम में, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो इसमें तुम लोग? नहीं, मैं अम्मी और अब्बा सपोर्ट करते हैं मुझे जब मैं बनाता हूँ, वो मुझे हेल्प भी करते हैं। ऐसे होता है मुस्तफ़ा कि आपने बड़ा ज़बरदस्त कोई कुछ बनाया, कोई लैंप बनाया इस प्लम्बिंग पाइप से, या कोई डायनासोर या ऐसी कोई चीज़ बनाई, और कोई गेस्ट आया और उसने कहा होगा मुस्तफ़ा आई लव इट, कैन आई हैव इट? और आपने कहा फाइन, यू कैन हैव इट, यू कैन टेक इट। ऐसा हुआ? यस, मेनी टाइम्स। ओके, तो ऐसे जो मैनी टाइम्स हुआ, उसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपने बड़े दिल से बनाई थी, बड़ी मेहनत से बनाई थी, और आपकी ख्वाहिश थी कि यू शुड कीप इट योरसेल्फ, लेकिन वो कोई और ले गया, और वो कौन लेकर गया ये भी बताएं। I made एक दफा मैंने वॉरियर बनाया था मैंने। अच्छा। I really liked it, and then when somebody asked, I was pretty sad. Why can't I keep it? अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताएं कि आपने कहा कि आपके अम्मा अब्बा बहुत सपोर्ट करते हैं आपको इस चीज़ में, तो भी आपके फर्दर क्या प्लान्स हैं? जब स्कूल अभी स्टार्ट हो जाएंगे, अब तो स्कूल भी खुल जाएंगे, तो फिर क्या होगा? ये काम बंद हो जाएगा, सारी अटेंशन किताबों को मिलने वाली है, बैग्स को मिलने वाली है, या ये काम साइड पे आप करते रहेंगे? Actually, I don't go to school. I'm homeschooled, so it's easier to do it. नहीं, आप अभी नहीं जा रहे, या अदरवाइज भी आप होम स्कूलिंग पर ही हैं? Yeah, I am in homeschool. Okay. लेकिन होम स्कूल के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है आपको काम करने के लिए, तो इसलिए I can do it fast. Okay, मुस्तफ़ा। और मूसा जो हैं आपके भाई और जो इनसे छोटे हैं, वो भी नहीं जा रहे स्कूल? नहीं, we are not going to school. इसलिए तो all of you are देखिए घर बैठ के सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताएं, कभी ऐसा हुआ किसी ने कहा हो हमारे वॉशरूम की पाइप खराब हो गई है, या किचन के सिंक के नीचे पाइप खराब हो गया, आपको तो पाइप से खेलना आता है, आप खेल खेल में ठीक कर दें, ऐसा हुआ? नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। उन्हें पता है कि आप सिर्फ ऐसी चीजें बनाते हैं। अच्छा, अभी आगे मजीद क्या बनाने का है? क्योंकि हम दिखा भी रहे, लैंप्स भी आपने बना लिए, डायनासोर भी बना लिया, अभी मजीद क्या क्या जो जहन में है, या यूट्यूब पे आपने देखा, आपने कहा कि जी अब मैं भी ये बना सकता हूँ? अभी तो हम ये ही बना रहे सारा कुछ, जब नया आइडिया आएगा तब भी हम बनाएंगे। अच्छा, और हम देख रहे हैं कुछ तस्वीरें आपकी, बहुत से शोबिस सितारों के साथ भी आपकी मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने भी खूब आपको इस बारे में कहा है और आपके काम को सराहा है।
मुस्तफ़ा जी आवाज़ आ रही तो बताएं कितने सेलिब्रिटीज से मिल चुके हैं और किससे मिलने की ख्वाहिश है, और जो पसंदीदा सितारा है या पसंदीदा आपका सेलिब्रिटी है उसके लिए कुछ स्पेशल आप बनाना चाहें? मेरे पास कोई स्पेशल सेलिब्रिटी नहीं है, नहीं जो आपको पसंद हो। आए हैं कोई सेलिब्रिटीज हमारे, मुझे नहीं पसंद कोई। You are celebrity yourself. आप तीनों के तीनों सेलिब्रिटीज हैं, आप तीनों तो जबरदस्त काम कर रहे हैं। मुस्तफ़ा थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। मूसा आपको भी शुक्रिया, और जो आपसे छोटे भाई हैं वो साथ मौजूद नहीं थे, बट एनीवेज मे भी वो कहीं बिजी होंगे, कुछ और काम कर रहे होंगे, तो ज़बरदस्त ये इन्होंने काम किया। और आप देखिए कि वो तीनों जो भाई हैं वो होम स्कूलिंग पर हैं, वो किसी स्कूल में नहीं जा रहे, वो घर पर ही पढ़ रहे हैं, और इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा वक्त मिल रहा है ऐसी क्रिएटिविटी के लिए। हाँ, और अभी हमें वक्त लेना है आपसे थोड़ा सा एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, सो स्टे विद अस। आयान और अमान ये 8 माह के हैं। पैदाइशी तौर पर ये चेस्ट से, सीने से जुड़े हुए थे। महंगाई, गुर्बत वालिदैन को इतना बेबस कर दिया कि नन्हे फूलों का इलाज कराने से वो कासिर हैं। हमारे साथ आगे बढ़े, ताउन करें। आप ही के इलाकों में रहते हैं ना, आप ही के महल्ले में रहते हैं, आप ही के जानने वाले लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, आप डोनेशन कर सकते हैं। वसीम कराची से, वसीम क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके दोनों बच्चों का ऑपरेशन कामयाब हो जाए। आमीन, आमीन। मेरी तरफ से 50,000 में से। बच्चे आपके बिलक रहे हैं, मैं जानता हूँ बड़ा मुश्किल, लेकिन एक जुमला अगर आप कह सकें अवाम को इन बच्चों की मदद के लिए, खुद से भी मुश्किल है उस माँ के लिए कहना, क्योंकि वो माँ मुसलसल उन बच्चों को संभाल रही है। बच्चे सबके सांझे होते हैं। याद होगा आपको 26 नवंबर को हमने जो शो किया था, जिसकी एक झलक हमने आपको दिखाई कि पैदाइशी तौर पर जो चेस्ट से जुड़े हुए बच्चे थे और उनके वालिदैन परेशान थे, महंगाई और गुर्बत ने उनको बेबस किया था, वो उन बच्चों का इलाज कराने से कासिर थे। लेकिन आज एक नया दिन है, आज एक नई सुबह है, आज एक अच्छा लम्हा आया कि हम आपसे शेयर कर पा रहे हैं कि कितनी ज़िंदगी बदल जाएगी, कितनी खुशियाँ इनके आंगन में आ जाएंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कितना करम हुआ इन पर, और अल्लाह ने ऐसे ऐसे वसीले बनाए, हमारे ही दरमियान ऐसे वसीले बनाए कि जिन्होंने इनकी सपोर्ट की, इनकी मदद की, और फिर सर्जरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह ये दोनों बच्चे अयान और अमान आज सेहतमंद हैं और हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ सबसे पहले हम दिखाएं, क्योंकि इसरार साहब, उनकी अहलिया और ये 2 बच्चे आज इस सोफे पर बैठे हैं, तो हमें देखकर बहुत खुशी हो रही है, हमारी आंखों में चमक है, हमारी आवाज़ में खुशी है कि ये बच्चे जब लास्ट टाइम हमारे पास आए थे, माँ की गोद में जुड़े हुए थे, बार बार बिलक रहे थे, रो रहे थे। एक बच्चा अगर हिलता था दूसरे बच्चे को भी शायद तकलीफ़ होती थी, अगर एक बच्चा करवट लेना चाहता था तो वो ले नहीं पाता था। लेकिन माशाल्लाह आज ये दोनों बच्चे कितने सेहतमंद और कितने प्यारे, कितने मासूम फूल लग रहे हैं आज। और हमने देखा था जब लास्ट टाइम ये आए थे तो एक शरारत कर रहा था, दूसरे को गुस्सा आ रहा था, और वो बेचारा कोई बस वो रो सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज दोनों भाई एक अम्मा की गोद में, एक अब्बा की गोद में जनाब, और माशाल्लाह खुश हैं, और अम्मा अब्बा को भी दिली सुकून है, क्योंकि वही बात है कि जब बच्चा तकलीफ में होता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ बाप सुकून में हो, उनका कलेजा जो है वो ठंडा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। सारिम भाई भी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अक्सा ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सारिम भाई? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मतलब मुझे याद है जब हम तब प्रोग्राम के थे, हमने कहा था इंशाल्लाह वो लम्हा जरूर आएगा, हम इसी प्लेटफॉर्म पर इन बच्चों की दोबारा बात करेंगे और ये अलग अलग हमें नजर आएंगे। बिल्कुल, देखें बात ये है कि ये तो हमें पता था कि जो हम मकसद एक मामला है कि डोनेशंस या सपोर्ट वो कैसे होगी, वो उसकी एक उम्मीद हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ होती है कि मेडिकल मामलात होते हैं, बड़ा खौफ होता है उसके अंदर, और 2 ऐसे जुड़े बच्चे जो पाकिस्तान में पहली बार इस तरीके का ऑपरेशन हुआ हो, तो उसके अंदर मैंने इसके माँ बाप को भी कहा था, इंसान बाद में ना जज्बाती हो जाता है, किसी की नेकी को भी बदी बना देता है 1 मिनट के अंदर। तो मैंने इन्हें कहा था, देखो भाई हम कोशिश कर रहे हैं, हम हॉस्पिटलाइज कराएंगे, ऑपरेशन कराएंगे, सब कुछ,
क्या होता है क्या नहीं होता ये सिर्फ अल्लाह को पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ, हम भी दुआ करेंगे साथ साथ, आप भी दुआ करो। तो मेरा ख्याल है कि आज सपोर्ट से तो जो कुछ हुआ, लेकिन हम सबकी जो दुआएं बिल्कुल, इसमें दुनिया भर से लोगों ने दुआएं दी हैं इन बच्चों के लिए, सपोर्ट की है कि हाँ वाकई एक चीज़ ऐसी है। और वही बात आज फिर दोहराऊंगा जो उन दोनों बच्चियों के वक्त में, सफ़ा और मरवा के वक्त में उसके मामू ने बात मुझसे कही थी और उस वक्त मैं यकीन जाने कांप गया था कि वाकई अगर अल्लाह ना करे ऐसा अमल हो जाए तो फिर क्या होगा। क्या कि वो दोनों सरों से जुड़े हुए थे। कहते हैं कि हम सिर्फ ये सोचते थे अगर एक किस में डेथ हो गई तो फिर क्या होगा, कैसे इसकी तदफीन होगी या दूसरे को भी मारना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी जो है ना तकलीफ मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैंने आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई इसको लेके आए और हम एक कोशिश करके और देखते हैं। अल्लाह ने उस कोशिश में भी कामयाब किया, बिल्कुल अल्लाह ने इस कोशिश में भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब किया। असरार साहब, कितने खुशी का दिन है आज कि आप जब यहाँ पर आज दोबारा आए हैं तो ये बच्चे बड़े सेहतमंद अलग अलग गोद में बैठे हैं। जी खुशी तो हो रही है, आपके सामने पहले भी आए थे, आपने खुद देखा था। तो हम तो बाप हैं इनके, तो हमें तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी जब आप बिल्कुल कोई हम बाहर कोई मिल जाए या घर में कोई आके इनको देख के वो परेशान हो जाते थे, इनको क्या हो गया है, कितनी तकलीफ से गुजर रहे। चले अभी क्योंकि वो थोड़ा सा रो रहे हैं तो हम आपसे दोबारा आते हैं। अभी भी देखिए एक रो रहा है तो दूसरा कह रहा है मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी रोना शुरू कर देता हूं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा इनकी हालत से मुताल्लिक, बिकॉज आप उस वक्त भी साथ थी इनके, आप इनको बाकायदा देखती हैं कि कोई मसला ना हो। तो जिस तरह ये भी रो रहे हैं, क्या ये जिस तरह नॉर्मल बच्चा रो रहा होता है उस तरह रो रहे हैं या कोई तकलीफ है? ये कुछ है अभी भी इनको में ना पेन में है ऑलरेडी। एक बच्चे की जो है वो रिब्स भी कटी हुई हैं। ओके, तो रिब्स कटी हुई ऑब्वियसली वो बहुत पेनफुल चीज़ है। तो जो अमान है वो ज़्यादा पेन में है इस वक्त। अच्छा 12 दिसंबर को इनका ऑपरेशन हुआ। तो 12 दिसंबर से लेके अब तक जब 7 जनवरी है, रूटीन के चेकअप्स हो रहे हैं इनके? पहले एक्चुअली जब आपका प्रोग्राम हुआ तो उसके मैंने आपको बताया था कि भाई नेक्स्ट डे इनको एडमिट करवाना है। तो इनके सारा पहले इन्वेस्टिगेशन हुई, प्रोसीजर्स हुए, फिर उन्होंने हमें बताया कि अब इनका ऑपरेट फाइनली हो सकता है। और 12 दिसंबर को इंशाल्लाह इनका कंप्लीट ऑपरेट हो गया। तो काफ़ी लंबा ऑपरेशन था, लाइक सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ है और शाम के 5 बजे उन्होंने हमें बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ठीक हैं। ओके। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक दोनों वेंट पे रहे। अच्छा। टोटली वेंट पे थे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये अभी 1 वीक हुआ डिस्चार्ज हुए। ओके। और अभी भी स्टिल पेन में है और वीकली चेकअप जाहिर है पेन है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। असरार साहब, जो वक्त था जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा था कि सुबह के वक्त लेकर गए ऑपरेशन थिएटर, शाम 5 बजे मालूम हो रहा है कि ऑपरेशन हो गया, वो घंटे गुजारना सबसे ज़्यादा तकलीफ दे थे? बिल्कुल, क्योंकि जब से पैदा हुए इसी बात का इंतज़ार था कि ऑपरेशन होगा, कैसे होगा। तो बस अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि ऑपरेशन का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे जितने कराची में ख़ानदान वाले आए थे, सब बाहर बैठे थे, तो सब दुआओं में, वालिदा भी मेरी, जितने ख़ानदान वाले बाकी। तो सुबह तकरीबन ही 7:30-8 बजे अंदर किया, फिर वो रात तक कोई खबर नहीं थी क्या होगा, दुआएं में दिल ऐसे धक कर रहा था, बंद हो रहा होगा दिल, जाहिर है बच्चे हैं, जिगर के अंदर से ना कोई बाहर निकला ना कोई अंदर गया। जब से बंद हुआ हम बाहर ही बैठे थे, तो ना कोई खाने का गम ना कोई सो, सारा दिन इसी में गुजर गया। मेहमान भी आए थे, उनको हमें नहीं देखा, बस इसी परेशानी में। तो जब मैं देख रही हूँ इसरार साहब की आंखों में भी खुशी और एक सुकून वाली चीज़ मुझे नज़र आ रही है, खुशी के आंसू। अच्छा, मैं माँ से भी बात करना चाहूँगी। जब आप उस दिन आई तो मैंने देखा कि आप रो रही थी और एक उम्मीद थी आंखों में कि बस कुछ हो जाए, एक मौजज़ा हो जाए, मेरे बच्चे इस तकलीफ से निकल जाएं। तो आज अल्लाह का शुक्र है, अभी एक वक्ती तकलीफ है जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। दोनों अलग हैं, एक अम्मा की गोद में, एक अब्बा की गोद में है। माशाल्लाह स्माइलिंग। हाँ, एक रो रहा है लेकिन दूसरा भी आपको देख के खुश हो गया। तो प्लीज़ आज आप क्या कहेंगे? चले कोई नहीं, वो क्योंकि बच्चा उनकी गोद में रो रहा है। असरार साहब, अब जब इस बच्चे को आप देख रहे हैं, आपकी गोद में मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखों में लग रहा है, शरारत नजर भी आ रही है। एक बाप की जो फीलिंग्स हैं वो बड़ी डिफरेंट होंगी। बिल्कुल। अब ये तो माशाल्लाह सेहतमंद है, वो थोड़ा परेशान होता है इस वजह से। तो ये तो माशाल्लाह अभी वास्ते भी है और
हाथ पैर में मारता है। इंशाल्लाह खुशी हुई है उनको देख के। तो बस जब बच्चे आपस में जुड़े हुए थे तो तब उम्मीद थी कि ऐसा हो जाएगा, अल्लाह का इतना करम होगा। हमारे जो भाई जो बहनें हमें देख रहे थे उन्होंने बड़ी हेल्प की हमारी, हमारा हाथ थामा, कंधे से कंधा मिलाया। आपको उम्मीद थी इस चीज़ की? जब पैदा हुए तो अल्लाह ने कि किसी का हाथ इसमें था नहीं, ना कोई और बात थी, अल्लाह ने किए तो उम्मीद थी अल्लाह से इंशाल्लाह होगा। हमारे तो कुछ इस तरह हालात नहीं थे कि इनका इतना बड़ा ऑपरेशन हम करा सके या इतना बड़े हॉस्पिटल में ले जाए, इतना पैसे लग जितना। हमारी ज़हन में एक बात थी कि अल्लाह ने दिया है, इंशाल्लाह अल्लाह रास्ता बेशक अल्लाह ने रास्ता बनाया, अल्लाह ने वसीला बनाया। निसार साहब कुछ कहना चाहेंगे स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपका हाथ थामा, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, जिन लोगों ने बच्चों को अपना बच्चा समझा, जिन लोगों ने आपको अपना भाई समझा, आप इनको अपनी बहन समझा? बिल्कुल, इसमें तो सर फहरिस्त जो हमारे सर है सर सारिम, इनकी ज़रिए से, क्योंकि हमें तो कौन जानता है, ना आप जानते, समा वाले ना कोई और जानते। आज यहाँ आए हैं, आपकी ज़रिए से लोगों ने तावन किया है, सबका जो है हम तो सर को ही देते हैं क्योंकि उनके ज़रिए से हम आए हैं। सबसे पहले हम शुक्रगुजार अल्लाह के, उसके बाद सर सारम के है कि उनके ज़रिए से। बाकी जिन लोगों ने तावन किया है इसके साथ, तो सबकी शुक्रगुजार है, अल्लाह उनको अजर दे। हम तो दुआएं दे सकते हैं, हमारे पास दुआएं हैं इंशाल्लाह सबकी। सारिम भाई, जिस तरह उन्होंने वो वक्त बड़े मुश्किल से गुजारा कि मेहमान भी आ रहे थे हॉस्पिटल तो वो उनको देख नहीं रहे थे, ज़ाहिर है सारा जो फोकस है, अटेंशन है वो है कि अंदर ऑपरेशन थिएटर में मेरे बच्चे हैं और उनका ऑपरेशन हो रहा है। आपने वो लम्हात कैसे गुजारे? क्योंकि ज़ाहिर है आप देखते रहे, आपको मालूम था कि अब ऑपरेशन हो रहा है और आपकी भी बस लबों से बार बार दुआ थी कि जल्द से जल्द अच्छी खबर सुनने को मिले। खौफ सा होता है, वो खौफ तो रहता है, खुशी भी थी कि चलो एक काम हो रहा है। लेकिन हाँ, जब डॉक्टरों ने बताया, फिर अगली खबर ये दी कि वेंटिलेटर पे, तो भी एक खौफ दोबारा से आ गया। लेकिन जब वो शिफ्ट हुए रूम में तो फिर तसल्ली हो गई कि चलो बस अब वैसे तो सेफ हो गए, बाकी हर वक्त ही वैसे तो अल्लाह के हवाले होता है, लेकिन अब ये कि ज़रा बेहतरी की तरफ है। मगर एक चीज़ शुएब भाई मैं इनके सामने ही कहूँगा, अक्सर ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, उनमें ना एक लालच ही होती है और जब उन्हें सपोर्ट करो तो वो लालच और बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये लोग वो लोग हैं जिन्हें हम पहले दिन से देख रहे हैं कि जिन्होंने सिर्फ एक ही सवाल किया कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चे हमारे सही हो जाएं, बच्चे हमारे जो हैं, एक अम्मा की गोद में बैठ जाए, अब्बा की गोद में। ये चीजें देख एग्जांपल सेट होती है। और ये कोई अमीर आदमी नहीं है, ये एक गरीब आदमी 18,000 का मुलाजिम है एक फैक्ट्री के अंदर। 6,000 उस दिन मैंने पूरा इसका हिसाब लिया तो बता रहा कि 6,000 रुपये मैं किराया देता हूँ घर का, 6,000 दूसरा भाई देता है, 12,000 रुपये। हाँ, अभी तो जॉब भी चली गई कि बच्चों के सिलसिले में ऑफ नहीं दे रहे थे इनको ना। तो फिर ऑब्वियसली हॉस्पिटल में रुकना था तो फिर उन्होंने लेफ्ट कर दिया। लेकिन आज भी, आज की तारीख भी, इसने हमसे कोई किसी की जो एक सपोर्ट हुई है हम इसको करते चले गए। इन्होंने किसी चीज का सिर्फ एक चीज का मुतालबा किया, ना ये बहन ने हमारी, ना उसने, किसी ने भी नहीं। तो ये चीज़ें फिर अल्लाह भी तो देख रहा होता है ना, फिर उसी तरीके से सपोर्ट भी कर रहा होता है ना। ये पाकिस्तान में इस तरीके का एक ऑपरेशन होना, मैंने सुना फर्स्ट ऑपरेशन बिल्कुल था। और इसमें सेकंड ऑपरेशन आगा खान में इससे पहले एक 10 साल पहले एक और ऑपरेट हो चुका है, 10 साल, और अभी 10 साल बाद ये सेकंड ऑपरेट था। AKU वालों ने ताउन किया, उसमें डॉक्टर जफ़र हैं, डॉक्टर आयशा हैं, फिर हमारे एक डोनर हैं, सपोर्टर हैं नासिर अब्दुल्ला लोता साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उन्होंने, मैंने इनको कल परसों मिलवाया भी था, उन्होंने ये कहा है कि जो भी आगे भी इनकी मेडिकल की कोई प्रॉब्लम है या इनकी तालीम की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ वो देखेंगे जब तक ये पढ़ना चाहते हैं। तो वो नासिर साहब या AKU वाले या जफ़र साहब, इन सब ये एक मिल करके काम होता है। अगर मैं कहूँ मैंने कर दिया है, आपने कर दिया, नहीं, हम सब ने मिलकर करना होता है। समा अगर ये प्लेटफॉर्म ना देता तो शायद हम इस स्टेज तक के नहीं पहुंच पाते। हर शख्स की अपनी एफर्ट रही, आपकी अपनी एफर्ट रही, हमारी एक छोटी सी कोशिश रही, और स्पेशली जिन लोगों ने हमें उस दिन कांटेक्ट किया उनकी तो बहुत ज़्यादा कोशिश रही। तो आज वो सब लोग भी हमें देख रहे होंगे तो उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि शुक्रिया। आपकी वजह से, आपके ताउन की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से आज हमारे इस सेट पर वो माँ बाप जब आए हैं तो वो बच्चे अलग अलग गोद में मौजूद हैं। जिस चीज़ की आपने दुआ की, जिस चीज़ की हमने दुआ की, जिस चीज़ के लिए आपने कोशिश की, आज उस कोशिश का रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह अयान और अमान
अपने अपने यानी कह सकते हैं कि लाइफ अब इंजॉय करेंगे, क्योंकि हमने उस वक्त भी कहा था कि दोनों की इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअल जिंदगी जो है ना, उसके लिए हमें ये सपोर्ट करें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिसने ताउन किया, जिसने दुआ की। और सारा मुझे लगता है ज्यादा क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है, क्योंकि वो उन्होंने हमारे साथ चले। वो हमने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी, दरख्वास्त की थी कि कॉल करें, इनका हाथ हम इनका सहारा बने, और हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने, हमारी बहनों ने, हमारी जो माएँ घरों में बैठी, उन्होंने इनके दुख को अपना दुख समझा। और आज वो बच्चे अपनी माँ की, अपनी बाप की गोद में है। और उस दिन मैंने देखा था हमारे सेट पे एक थोड़ी सी उदासी थी, आज खुशी है, आज खुशी का समय है, क्योंकि माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी तकलीफ है, दुआ कीजिए वो तकलीफ भी बहुत कम हो जाए, जल्दी से खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप सबका भी जिन्होंने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज हम ये अच्छी खबर, ये खुशी की खबर शेयर कर पाए। आप इन माँ बाप के जो चेहरों पर खुशी है वो आपकी वजह से, अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने आप लोगों को वसीला बनाया, और आपकी दुआओं से और ताउन से आज हो पाया। बढ़ते हैं आगे अगले मौजू की तरफ और जिक्र कर लेते हैं जो इस वक्त शहर की सूरत हाल है, क्योंकि सानह मच के बाद हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने दिए जा रहे हैं। शहर कायद की अगर बात कर लें, मुख्तलिफ मकामात पर धरने के बायस शार पाकिस्तान भी बंद हो गई है। गुज़श्ता रात 2 बजे से शार पाकिस्तान बंद है। हैवी ट्रैफिक रात से इस सड़क पर मौजूद है। हमें ज्वाइन करें खुर्शीद आलम, उनसे बात करते हैं। खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिएगा, वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? गुज़िश्ता रात 2 बजे से शार पाकिस्तान बंद है। आयशा मंजिल पर और अंचोली पर धरने जारी हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तहत कराची के तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे मकामात हैं जहां पर एहतजाजी धरने दिए जा रहे हैं, और सैकड़ों की तादाद में कंटेनर वाली गाड़ियां, वाटर टैंकर, ऑयल टैंकर, मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी सवार, वो सब इस ट्रैफिक जैम में फंस चुके हैं। और लोगों का ये कहना जो फंस गए हैं कि उनको मुतबादिल रास्ता नहीं मिल पा रहा, मुतबादिल रास्तों पर भी रुकावटें खड़ी हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचने में परेशानी का सामना है। अच्छा खुर्शीद, एक और चीज जरा वाज़ेह कीजिएगा, जब ऐसी सूरत हाल शहर में होती है तो एक मुतबादिल रास्ता बता दिया जाता है। अभी भी ऐसा ही हम देखें, क्योंकि ज़ाहिर है ये सुबह का वक्त है, ऑफिस जाने वालों के लिए तो यकीनन मुश्किलात होंगी, कोई मुतबादिल रास्ता बताया गया? देखिए, मुतबादिल रास्तों के लिए प्रॉपर रहनुमाई तो नहीं की गई, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने एक हुक्मनामा ये जरूर जारी किया था कि पोर्ट से निकलने वाले जो ड्राइवर हजरात हैं वो लियारी एक्सप्रेस वे या फिर नॉर्दर्न बाईपास का इस्तेमाल करें। लेकिन कराची में रहने वाले जो लोग अपने दफ्तर को या किसी जगह जाना चाह रहे हैं, उनके लिए मुख्तलिफ जगहों पर जो धरने हैं उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। करीमाबाद से आयशा मंदिर वाला पूरा ट्रैक बंद हो चुका है, जिसकी वजह से लोग मुतबादिल की तलाश में, कोई हुसैनाबाद की तरफ जा रहा है, कोई मूसा कॉलोनी की तरफ रुख कर रहा है, तो मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक फंस रहा है। अच्छा ठीक है, तो लोग यानी अपनी मदद के तहत जो है वो खुद रास्ते तलाश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वक्त पर अपने दफातर पहुंच जाए, अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचे। खुर्शीद आलम हमें शहर कायद की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर का चक्कर लगा लेते हैं। चीन की बात करते हैं, जहां पर शहरियों ने आसमान पर एक से ज़ायद सूरज का नज़ारा देखा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया कि ये एकदम से क्या हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही मैं अपनी स्क्रीन पर देखूंगी कि ऐसा कुछ हुआ है। समाजी राबते की वेबसाइट पर वीडियो जब शेयर हुई तो जनाब हलचल मच गई, और इस वीडियो में देखा जा सकता है सूरज के गिर्द एक हसार है। दाएं बाएं और ऊपर की तरफ छोटे छोटे सूरज दिखाई दे रहे हैं, ये देखे जा सकते हैं, जबकि दरमियान में एक बड़ा सूरज भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। साइंसी ज़बान में एक से ज़ायद सूरज निकलने के अमल को सन डॉग कहते हैं। हकीकत में सूरज एक ही होता है लेकिन दिखाई ज्यादा देते हैं। That's what science is। एक सूरज एक चांद, है ना ये हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक सूरज एक चांद। आगे बढ़ते हैं, जरा अमेरिका की बात लेते हैं। मुझे लगता है अमेरिका ना आजकल जरा अमेरिका मुसीबतों की जद में कुछ ना कुछ हो ही रहा है वहाँ पे। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक खूनखार गुलहरी ने मोहल्ले के रहायशियों पर हमला करके उन्हें शदीद ज़ख्मी किया, परेशानी में मुब्तला किया है। एक खातून ये मौक़िफ़ रख रही है, उनके शौहर पर कुछ हफ्ते पहले हमला हुआ था। वाज़ेह तौर पर यह हमारे लिए गैर महफूज सूरत हाल है। इसके अलावा गुलहरी के काटने से मुतासरा मज़ीद 3 अफराद ने भी यही बताया है कि उनके साथ भी इसी खून का खार जो गुलहरी है उसने उनके साथ ये छेड़छाड़ की थी और बेचारे वो ज़ख्मी हो गए, अस्पतालों में पहुंचे हुए। चलिए जी, ये तो आपने शेयर किया अमेरिका से खबर। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तानी साइंसदान के कारनामे से मुताल्लिक आपको बताएंगे। हम किसी से कम नहीं, किसी से पीछे नहीं। पाकिस्तानी
हर हुनर में, हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में अपना लोहा मनवा रहे हैं, बड़ा नाम कमा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। एक कारनामा आपसे शेयर करते हैं। दिल के अमराज की तशखीस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। ECG रिपोर्ट की मदद से दिल के छोटे अमराज का हार्ट अटैक से कनेक्शन बताया जा सकता है, यानी वक्त से पहले ये मालूम हो सकेगा कि दिल के दौरे के, यानी जो हार्ट अटैक है उसके चांसेस कितने हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हार्ट अटैक हो सकता है। मुस्तकबिल में हार्ट अटैक की पेश गोई एक हकीकत हो जाएगी। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर उज़ैर इकबाल कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मलेशिया से इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया से PhD की है इसी फील्ड में। यूं तो कंप्यूटर साइंस इनका सब्जेक्ट था, लेकिन ही चोज टू स्टडी मेडिकल एज वेल, ताकि उस शोबे में भी कुछ बेहतरी ला सकें। ताकि हम देखते हैं कि अक्सर जब किसी शख्स के चेस्ट में पेन होता है, वो पेन ट्रेवल करता है, आप उसे लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, वहां पर होती है ECG, उसके बाद मालूम होता है कि अच्छा हार्ट अटैक हुआ है, यानी हार्ट स्ट्रोक हुआ है। उसके बाद फिर स्टेंट डलना या बाईपास होना वो डिसाइड किया जाता है। लेकिन अगर ये अमल तेज हो जाए इस तरीके से कि घर बैठे आप, यानी मैं बात फ्यूचर की कर रहा हूं, घर बैठे एक मोबाइल फोन की मदद से, किसी सॉफ्टवेयर की मदद से आपको यह मालूम हो जाए कि आपको हार्ट अटैक हुआ या हो सकता है, आपके दिल की शरियान कितने % बंद है, आपका दिल कितना कमजोर है, दिल की जो धड़कन है उससे आप ये मालूम कर पाएंगे कि आपका दिल कितने पानी में है, ये डूब क्यों रहा है। तो ये वाकई जिद्दत होगी, ये साइंस की फील्ड में वाकई जो है हम कह सकते हैं एक पेशरफ्त होगी कि पहले से मालूम हो जाएगा कि कोई बीमार तो नहीं। ये मालूम एक सिंपल ECG से हो जाएगा कि वो जो ECG की रीडिंग है वो बताएगी कि ये जो रीडिंग है इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसका जो हार्ट है वो वीक हो रहा है। ये अज्यूम किया जा सकता है कि इसको खुदा ना खास्ता कोई हार्ट इशू हो सकता है। इसके साथ साथ दिल के बड़े छोटे छोटे से अमराज होते हैं, उन अमराज का कनेक्शन होता है हार्ट अटैक से। तो अगर उन अमराज को समझा जाए, पढ़ा जाए, तो उसके बाद ये ट्रीटमेंट बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि तशखीस बड़ी जल्दी हो जाएगी कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है और अमराज लाख हो सकते हैं। और मैंने ये देखा कि जब अक्सर औकात ना लोग इसको बहुत ज्यादा लाइट ले लेते हैं कि अच्छा दिल में दर्द है तो कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इतना वक्त नहीं है कि आप हॉस्पिटल जाएं और जनाब ECG कराएं और फिर उस पर आप इतना टाइम ज़ाया करें। लेकिन अब चूंकि जिद्दत आई है तो जिद्दत इंसान की आसानियां ही लेकर आती है। और हमने देखा कि जब डॉक्टर्स से हम इससे मुतालिक बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है आपकी ज़िंदगी का, यानी कुछ लम्हे भी डिले हो जाएं तो खुदा न खास्ता इंसान जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है। तो पाकिस्तानी जब हम हर शोबे की बात करते हैं तो हमें वाज़े बर्तरी भी दिखाई देती है। दिल के अमराज की तशख़ीस में ये बड़ी डेवलपमेंट है कि वो लोग जो कि इस चीज़ को लाइट लेते थे, अब उन्हें पहले पता चल जाएगा कि आया आगे आने वाले वक्त में उनके लिए ऐसा कोई ख़तरा मौजूद है या नहीं मौजूद, दिल का दौरा उन्हें पड़ सकता है या नहीं। इसके हवाले से जितने चांसेस हैं वो आपकी ECG आपको बताएगी। आप घर बैठे, यानी ना कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, ना किसी का इंतज़ार करना है, ना जाके अपने स्टैचर पर लेटना है, बल्कि आपने करना ये कि जब आपकी ECG आएगी तो उससे पता चल जाएगा कि आपके दिल में खुदा न खास्ता अगर कोई मर्ज आपको दिल का लाहक है तो कितने % है या वो आगे कितने % बढ़ सकता है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि इंसान हल्की सी दर्द होती है ना, उसको लाइट ले लेता है और फिर वो गजाएं भी शुरू कर देता है जो कि उसको इस कंडीशन में नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन में आप मुब्तला हैं तो ये जिद्दत आपकी मदद करेगी। चलें, डॉक्टर उज़ैर इकबाल ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब, आपने थोड़ा सा इंतजार कराया, इसीलिए हमें काफ़ी एलेबोरेट करना पड़ा आपकी इस फील्ड को, जो कि हमारे लिए खासा मुश्किल रहा, क्योंकि काम आपका, तो आपको इसे एक्सप्लेन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक तो ये कि समा की तरफ से, नियादिन की तरफ से मुबारकबाद आपको कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, आपने PhD की इस टॉपिक पर। थोड़ा सा बताएंगे, फील्ड आपकी रही कंप्यूटर साइंस, और PhD में आपने सोचा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ काम करूंगा जिसका फ़ायदा मेडिसिन के शोबे में होगा। क्यों, मोटिवेशन क्या थी कि इसमें काम करना है? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। एक्चुअली मेरी फील्ड बिल्कुल कंप्यूटर साइंस रही। बैक पे मोटिवेशन इसकी हमारे पास कंसर्न ये था कि मैं एक्चुअली मूव करना चाह रहा था कुछ चैलेंजिंग टास्क पे। तो चैलेंजिंग टास्क मुझे मेडिसिन की डोमेन में ही लगा, और स्पेशली जब मैंने डिफरेंट मेडिकल की डोमेन को एक्सप्लोर किया तो मुझे इसमें काफी कुछ पोटेंशियल नजर आया जिसपे मैं फर्दर कुछ न कुछ चैलेंजिंग टाइप काम कर सकता हूँ। सो इसको एक्सप्लोर करने में काफी मुझे एक हर्डल भी फेस आई क्योंकि मेरी डोमेन नहीं थी, लेकिन इसको काम करने में एक इंटरेस्टिंग चीज ये चीज नजर आई कि इसको मैं
फर्दर इसको आगे ह्यूमन काइंड के लिए आगे बिल्कुल ठीक है लेके जा सकता हूँ। सो मुझे इसमें एक बड़ा पोटेंशियल नजर आया। सही। अच्छा उज़ैर, मुझे ये भी बताइएगा, अब क्या हम ये कह सकते हैं कि आपकी इस रिसर्च की मदद से आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले महीनों में हम ये कह सकेंगे कि दिल के अमराज या स्पेशली हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकेगा इस रिसर्च की मदद से? बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इस रिसर्च की हेल्प से इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूं कि आपके पास जो दिल की धड़कन है वो स्लो समटाइम होती है, समटाइम आपकी दिल की धड़कन बड़ी स्पीड अप मतलब काम कर रही होती है। सो इनके रिलेशन से, इस रिसर्च की हेल्प से हम हार्ट स्ट्रोक की प्रेडिक्शन डेफिनेटली कर सकेंगे। एक चीज और ऐड करना चाहूँ कि इसको हम जो टिपिकल ईसीजी मशीन हम ले रहे हैं उसको हम एक कस्टमाइज, एक शॉर्ट सी फॉर्म में, एक प्रोटोटाइप में भी हम लेके आ सकते हैं, जिससे हम आगे डिस्प्ले कर सकें, एंड यूजर अपने होम में भी उसको यूज कर। यानी आप एक ऐसी मशीन पर काम कर सकते हैं। तो उज़ैर साहब ये बताइएगा कि क्या इस पर काम हो रहा है? क्योंकि आप रिसर्च तो आपने कर ली, डन योर पीएचडी नाउ, तो क्या प्रोटोटाइप की तरफ काम हो रहा है, वो मशीन बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, इस पे अभी करंटली साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। अच्छा। इस पे आप कहते हैं एक स्मॉल लेवल की प्रोटोटाइप्स पे काम भी हो रहा है, लेकिन कमर्शियलाइज लेवल पे अभी ये चीज लॉन्च नहीं हो। और जिस तरह के आप भी जानते हैं कि रिसर्च वाला जो हमारा एरिया होता है, ये स्लोली प्रोसेस है, ये ग्रेजुअली आपके पास इंक्रीज होता है। सो इसकी प्रोटोटाइप इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपको देखने में नजर आएगी। अच्छा उज़ैर साहब, मेरी आसानी के लिए एक चीज जरा बताएगा कि क्या मोबाइल सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ये हो पाएगा? बिल्कुल 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 मैं कि ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, मतलब सिंपल सी मोबाइल ऐप के थ्रू एक सिंपल लीड डिवाइस हम अटैच करेंगे, जैसे हम ईयरफोन यूज करते हैं, उसके थ्रू हम अपनी रीडिंग्स ले सकेंगे और रीडिंग्स के थ्रू हम बेसिक लेवल की डिजीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं। और इन फ्यूचर इसमें हम हार्ट स्ट्रोक को भी बता सकेंगे कि किस स्टेज पे इस ह्यूमन को आपको हार्ट स्ट्रोक आ सकता है और किस लेवल का आ सकता है। सो इट्स डेफिनेटली पॉसिबल कि हम इसको आगे तक इसको बात कर सकते हैं। उज़ैर साहब, कितना और वक्त लगेगा ये वो प्रोटोटाइप बनने में? कितना और वक्त लगेगा? कैसे सॉफ्टवेयर्स पर काम हो कि वाकई जिस तरह महक ने भी सवाल किया कि मोबाइल सॉफ्टवेयर, तो बड़ी अच्छी बात है कि हम घर बैठे सिर्फ मोबाइल सॉफ्टवेयर की मदद से ये मालूम कर पाएंगे कि हमारा दिल कितने पानी में है, दिल कितना कमजोर है, कितना मजबूत है, डूब क्यों रहा है, डूब क्यों रहा है। देखें, एक चीज अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में बात करूंगा कि हमारे पास अभी एक फेडरेटेड लर्निंग, एक मशीन लर्निंग की एक न्यू टाइप है जिस पे काम हो रहा है, साइंटिस्ट काम कर रही हैं। ठीक है। इस पे इसको लॉन्च होने में एटलीस्ट आपके पास 2 to 3 years मस्ट लगेंगे। ओके। अच्छा उज़ैर साहब, एक बात और बता दें, जब भी हम किसी पीएचडी डॉक्टर से बात करते हैं मैं ज़रूर उससे पूछता हूँ, बिकॉज पीएचडी इज़ नॉट दैट ईजी थिंग टू डू। आपने माशाल्लाह कंप्यूटर साइंस में पढ़ने के बाद जिस तरह पीएचडी की और वो टॉपिक आपने बहुत डिफिकल्ट सिलेक्ट किया, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी रही? क्या बहुत पढ़ना पड़ा? पढ़ना तो पड़ा होगा डेफिनेटली। मेरे सुपरवाइजर, मेरे सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मेरी फैमिली का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस चीज को प्रोसीड करने में, मेरे फादर ने, मेरे ब्रदर ने, और मतलब तमाम फैमिली मेंबर्स ने पुश किया, क्योंकि काम मुश्किल था। ये 4-5 डोमेन्स का मर्जर था। इस चीज को मुझे क्लियर करने में भी काफी टाइम लगा, लेकिन ये है कि मुझे इनकी सपोर्ट की वजह से मैं इसको फाइनल अचीव। उज़ैर साहब ने ना वो बात वाज़ेह कर दी है भाई कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ, लेकिन औरत के साथ साथ उनके वालिद साहब का हाथ, उनकी दुआएं, फैमिली की सपोर्ट और दुआएं हैं। उज़ैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और कोशिश करेंगे कि जब वो प्रोटोटाइप की तरफ आप कदम बढ़ाएं या जो सॉफ्टवेयर की तरफ काम हो तो हम फिर दोबारा से इस पर बात करेंगे, क्योंकि दुनिया भर में तो जाहिर है काम हो रहा है, लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इस साल मेडिसिन की फील्ड में काम बहुत ज्यादा। दिस इज अनदर एडिशन। हाँ, और फिर हमें फख्र भी होता है ना कि देखिए हमारे पाकिस्तानी थोड़े कॉलर हमारे ऊपर चले जाते हैं, लेकिन एक चीज जब हम पाकिस्तानी शाहीनों की बात करते हैं तो आजकल जरा हमारे कॉलर नीचे आ जाते हैं। न्यूजीलैंड में बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक को ओहदे से हटाने का फैसला हो गया है। मिसबाह मुश्किल में आ गए हैं। पीसीबी अब फिर गैर मुल्की कोचेज जो उनको लाने की बात करी, 2 नाम भी ज़ेरे गौर हैं, और अब देखना यह है कि उन दोनों में से कौन सा एक ऐसा नाम है जो कि सामने आता है।
वक्त हो गया ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुलाकात करेंगे कल। जब बाहर जाएं तो मास्क पहन कर जाएं। फिजिकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर कीजिए। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।